हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर और संकल्प बैच के अंदर। मैं अखिल रॉय, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। आज हम बात करने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व्स यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का दूसरा और आखिरी लेक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पहले लेक्चर को अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने सीखा है कर्व को स्केच करना। हालांकि वो रफ स्केचिंग रहेगी और उससे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, इसी वजह से आप सोचिए ना कि मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को इंटीग्रेशन सिखा सकता था कि कैसे आप लोग एरिया ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेरा फर्स्ट मोटिव यह है कि आप लोग पहले कर्व्स को ड्रॉ करना सीखें, उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ढूंढना सीख लें, उसकी रफ स्केचिंग करना सीख लें, उसमें से बाउंडेड रीजन को निकालना सीख लें। क्योंकि जब आप इतना काम कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट ही तो करना है बस। तो आज मैं आप लोगों को कर्व स्केचिंग वाला पार्ट जो है वो तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा ही, लेकिन हमारा प्राइम फोकस रहेगा कि कैसे इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग एरिया अंडर दी कर्व्स को निकालेंगे। सो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का सेशन और चलिए बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि एरिया अंडर दी सिंपल कर्व्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यानी यहां पर सिर्फ हमें एक सिंपल सा कर्व दिया जाएगा और उससे रिलेटेड हमें एक स्पेसिफिक बाउंडेड रीजन का एरिया ढूंढना होगा। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे एरिया अंडर दी मल्टीपल कर्व्स। यहां क्या देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा हमें दो तरीके के कर्व्स जिससे हमें एक बाउंडेड रीजन यहां पर ढूंढना होगा। एंड देन उस बाउंडेड रीजन के अंदर का जो एरिया होगा वो हमें कैसे निकालना है वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरिया अंडर दी सिंपल कर्व्स, ये मैं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही समझा चुका हूं कि हम लोग जो एरिया निकालते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो एक्चुअली में कर्व से कर्व के अंडर आने वाला एरिया होता है। लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा और प्रेशराइज आप लोगों को करूंगा कि आप लोग इसे और बेहतर तरीके से सीखने के लिए जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता हूं वो सीखिएगा, समझिएगा। हमने कहा कि सर लेट अस सपोज कि हम लोगों ने किसी भी फंक्शन को ए से लेके बी तक के रीजन में इंटीग्रेट किया, यानी एक्स की वैल्यू ए से लेके बी तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो उस रीजन में अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपका शेडेड एरिया आएगा, ठीक है, ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, दिस एरिया विल बी इक्वल टू द डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर्व बेस्ड ऑन द लिमिट्स ए टू बी, है ना। ये एरिया हम लोग अगर निकालना चाहते हैं। अब इसमें बच्चों को एक खास तरीके का कंफ्यूजन होता है, जो कंफ्यूजन मैं आप लोगों को अब मैं बहुत स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं। सपोज कीजिए कि कोई कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से, यही कर्व अगर आप लोगों को ऐसे करके दिखाई दे रहा हो, यूं करके दिखाई दे रहा हो, और आप कहते हैं कि सर मैं ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करना चाहता हूं, है ना, ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो हमारे पास यहां पर चीजों को ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो लाइन होगी दिस लाइन, एंड ये वाली जो लाइन होगी दिस लाइन, तो यहां जो एक एरिया बन रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ये वाला जो एरिया आप लोग देखेंगे, दिस एरिया एंड दिस एरिया, इन दोनों एरिया की बात में हमें जो डिफरेंस मिलता है वो ये कि सर ये वाला जो एरिया अगर हम लोग इसे A1 नाम दे देते हैं तो इसका एरिया आप लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से जब निकालेंगे तो ये निकलेगा नेगेटिव, और ये वाला एरिया जब निकालेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से A2 तो ये निकलेगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैं पहले भी थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब हम लोग एक्स एक्सिस से नीचे रहते हैं तब हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वो होती है नेगेटिव, क्योंकि इस वक्त मेरा वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में चल रही होती है। और जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में हम लोग वाई एक्सिस को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, है ना, किसी लिमिट a से लेके b तक। तो अगर इस वाले रीजन में y की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू को हम लोग dx के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी विल गेट द नेगेटिव रिजल्ट ना, इन कॉमन सेंस, है ना। और इस वाले रीजन में y की वैल्यू कैसी चल रही है सर, पॉजिटिव चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है, तो इस रीजन में हमें पॉजिटिव मिलता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सिर्फ एरिया की सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात करते हैं, तो एरिया की कंडीशन में हम जानते हैं कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश, है ना,
जिसको हम लोग कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सर यहां जो एरिया हमारे पास नेगेटिव आएगा, या इसे स्पेसिफिकली बोलूं तो ये वाला जो रीजन होगा जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, ये नेगेटिव आएगा। तो सर अगर ये नेगेटिव है तो मुझे इसको एरिया में जब बात करना होगा तो आई विल टेक द मॉड्यूलस पार्ट ऑफ दिस। मॉड्यूलस यानी इसका एब्सोल्यूट पार्ट ले लेंगे, यानी इसका सिर्फ पॉजिटिव वाली बात करेंगे। मान लीजिए इतना एरिया आप लोगों के पास -3 आता है, सपोज करिए, तो हम लोग एरिया कितना बोलेंगे? हम लोग कहेंगे सर इसका एरिया 3 होगा, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन -3 होगा। ये मेजर डिफरेंस आप लोगों को समझना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू, बट एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आती है। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बताना चाहता हूं जो आप लोगों को ध्यान देना है वो ये कि हम लोग 4 अलग अलग कंडीशंस को समझ लेते हैं। 4 अलग कंडीशंस में मतलब सपोज कीजिए एक कंडीशन में ऐसा होता है कि आपका कर्व जो है वो कुछ ऐसे बन रहा है, जिसमें आपका कर्व ऐसे फर्स्ट में आ रहा है और ये आपने एरिया ए से लेके बी तक का रीजन ले लिया ऐसे करके। तो आप कहेंगे सर मेरा जो एरिया है ना वो किस पर डिपेंडेंट है? आप कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस पर डिपेंडेंट है। ये इसका बेस कौन है सर? बेस हमारा एक्स एक्सिस है। तो जब आपका बेस एक्स एक्सिस पर होगा तब हम लोग अपना जो इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशियल होगा, यानी जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, वो dx होगा। क्या होगा? dx होगा। सेम इस सिनेरियो में भी आप लोग यही कहेंगे कि सर क्या होता अगर मेरे पास इस तरीके का ग्राफ बनता, ऐसे करके ग्राफ बनता, और मैं यहां पर a से लेके b तक इंटीग्रेट करने की बात करता हूं, तो भी सर हमारा एरिया जो है वो तो ये है। तो इस वक्त भी हमारा बेस कैसा है सर? इस वक्त भी बेस हमारा एक्स एक्सिस पर ही डिपेंडेंट है। तो हमारा डिफरेंशियल कौन रहेगा सर? हमारा dx डिफरेंशियल रहेगा इस कंडीशन में भी, क्योंकि सर हमारा एरिया जो है वो एक्स एक्सिस पर बेस्ड है। एक्स एक्सिस पर उसका बेस एक्स एक्सिस पर बना हुआ है ना? तब हम डिफरेंशियल क्या लेते हैं सर? dx लेते हैं। बट इसमें जो फर्क आएगा, इसमें फर्क ये आएगा कि सर इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन में di लिख रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका एरिया कैसा होगा सर? एरिया पॉजिटिव ही होगा इस कंडीशन में। लेकिन इस वाले कंडीशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा होगा? मेरे पास नेगेटिव होगा। लेकिन एरिया जो होगा बेटा, वो एरिया हम लोग इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का मॉड्यूलस ले लेंगे और मॉड्यूलस की वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा है, इसलिए नेगेटिव रीजन में आएगा। और सर 4 कंडीशन बोले थे, 2 तो बना दिए, बाकी 2 के बारे में बताइए। बेटा सपोज कीजिए इस बार आप लोगों को कर्व जो है वो ऐसे ही देता है ना? सेम कर्व मैं आप लोगों को ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन वो आपसे क्या कहता है कि सर कर्व में इस बार जो है मैं a यहां पर रखता हूं और मैं b यहां पर रखता हूं, ऐसे करके रखता हूं। तो अब जो मेरा एरिया होगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा। नाउ इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर इस बार जो एरिया है उसका बेस जो है ना वो कहां पर डिपेंडेंट है सर? y एक्सिस पर डिपेंडेंट है। तो इस बार मेरा डिफरेंशियल कौन हो जाएगा? dy हो जाएगा। इस बार मेरा डिफरेंशियल dy बन जाएगा। एंड इन द सिमिलर केस ऐसा हो सकता है कि सर ये वाला कर्व कुछ ऐसे बन रहा हो, ऐसे करके यहां बन रहा हो, और आप कहें कि सर ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, है ना? तो अब जो मेरा एरिया होगा वो कुछ ऐसा होगा, और आप कहेंगे कि सर यहां देखिए यहां पर हमारा बेस क्या है एरिया का, तो फिर अगेन dy मेरा डिफरेंशियल हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा वाला रीजन पॉजिटिव लें, कौन सा वाला रीजन नेगेटिव लें, ये कैसे पता चलेगा? तो आप कहेंगे सर इस वाली कंडीशन में हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, और एरिया कैसा लेंगे सर? एरिया तो हमेशा से पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इस वाली कंडीशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा नेगेटिव आएगा और एरिया क्या हो जाएगा? इसी डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोग मॉड्यूलस ले लेंगे और इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, है ना? सर ये नेगेटिव क्यों आया? कभी सोचा क्या हम लोगों ने? हम ये कहते हैं कि सर जब मैं इस वाली कंडीशन में एरिया को ढूंढता हूं, कौन से? dx के रेस्पेक्ट में ढूंढता हूं, तब मेरा एरिया जो होता है बेटा dx के रेस्पेक्ट में हम लोग y को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं a से लेके b तक, है ना? लेकिन जब हम लोगों का डिफरेंशियल y रहेगा तो उस वक्त हम लोग dy के रेस्पेक्ट में किसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे बेटा? x को इंटीग्रेट कर रहे होंगे a से लेके b तक। तो अब ये सोचिए कि सर यहां पर y जो है इस कंडीशन में y हमारा पॉजिटिव रहता है ना?
इस कंडीशन में y कैसा रहता है सर, नेगेटिव रहता है, नीचे की तरफ रहता है, इसलिए डी नेगेटिव है, इधर डी पॉजिटिव है। इस वाली कंडीशन में बेटा देखो x हमारा पॉजिटिव साइड में रहता है और इस वाली कंडीशन में x हमारा नेगेटिव साइड में रहता है, तो इसीलिए इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव है और इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आता है। बट ऑन द होल एंड सोल अगर हम लोग बात करें सर, एरिया हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। अब बात आती है हम लोगों को कि ये तो सर समझ में आ गया कि कब हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, कब हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, कब हमें मॉडुलस में वैल्यू लेनी है व्हेनेवर y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में यानी नेगेटिव x एक्स वाली साइड में अगर फिगर बन रही है और उस वक्त हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ रहा है किसी वजह से, तो उस वक्त हम लोग मॉडुलस में इंटीग्रेट करते हुए मॉडुलस में वैल्यू को लेंगे। ये याद रखना है, ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत स्पेसिफिक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं और स्टार्टिंग में आप लोगों को वार्न कर रहा हूं कि ये गलती नहीं करनी है, ठीक है जी। चलिए ये बात सर समझ में आ जाती है, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का ज़्यादा समय लगे क्योंकि डायग्राम बनाने में मेहनत लगती है और बहुत ना खूबसूरत डायग्राम नहीं बनेगा तो आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैं डायग्राम्स आप लोगों के बेसिक लेवल पे बनाकर लेकर आया हूँ, लेकिन इसके साथ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। डन डन डन। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सिंपल कर्व्स के केस में कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। हम कहेंगे कि सर हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax अगर एक पैराबोला है तो इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है सर, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होती है x बराबर a। कितना होता है सर, x बराबर a होता है। जो a आप लोगों को यहां पर मिल रहा होता है ना, वही a रखने पर ये हो जाता है। तो ये सर ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, x बराबर a, यानी इसका लेटेस्ट रेक्टम ये हो जाएगा। सर पैराबोला ये हो गया y स्क्वायर बराबर 4ax, दिस इज अ राइट फेसिंग पैराबोला हो जाएगा। तो अगर मुझे इससे बाउंडेड रीजन निकालना है तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ये दोनों रीजन मेरे बाउंडेड में गिने जाएंगे, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ सर ये दोनों बाउंडेड में गिने जाएंगे। अब आपको ये सोचना है कि क्या ये एक सिमेट्रिक फिगर है। आप कहेंगे हाँ सर ये सिमेट्रिक फिगर है। इसमें अगर मैं इतने एरिया की बात करूं, कितने की, इतने वाले एरिया की बात करूं, तो ये वाला एरिया जो है ये अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है और ये वाला एरिया जो है ये बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है। तो सर एक बात तो पक्की है कि इन दोनों का एरिया जो होगा इक्वल, एरिया इक्वल होगा बिकॉज दे आर सिमेट्रिक फिगर्स। सिमेट्रिक मतलब एक जैसे फिगर हैं, बस उनका मिरर इमेज बना हुआ है। तो मैं कहूंगा कि सर अगर मैंने किसी तरीके से इतने का एरिया निकाल लिया तो इसका एरिया भी उतना ही हो जाएगा। तो ये a1 है तो ये भी a1 हो जाएगा, है ना, सिमेट्रिक फिगर्स के कॉन्सेप्ट में। ओके, अब मैं कहता हूं कि सर मुझे बस ये बता दो कि ये इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा। तो ये पॉइंट तो 0 है, नहीं जी नहीं, तो कुछ गलत हो गया, है ना। ठीक है, ये पॉइंट कहना है सर ये पॉइंट तो 0 है ना। और ये पॉइंट क्या होगा बेटा, ये x बराबर a है तो ये वाला पॉइंट a हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान से सोचना है कि सर मुझे इस वाले कर्व के अंडर वाला एरिया चाहिए। किस वाले, इस वाले कर्व के अंडर वाला एरिया चाहिए। और ये कर्व कौन है सर, ये कर्व है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। कौन है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। और इसमें बेस कौन है सर, एरिया 1 अगर मैं निकालना चाहता हूं उसका बेस कौन है सर, एक्स एक्सिस है। कौन है बेस, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा एरिया 1 जो होगा वो हमारे पास एक तो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और y को करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक करेंगे, क्योंकि मेरा एरिया 0 से लेके a तक के अंडर वाले रीजन में ही दिख रहा है ना। ठीक है, ओके सर। अब यहां से y की वैल्यू निकालिए दोस्त। इस कर्व में y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी ये निकालिए। तो आप कहेंगे सर अगर y स्क्वायर बराबर 4x है तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर द रूट 4x यानी ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट a अंडर द रूट x हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है सर, अब ट्वाइस ऑफ अंडर रूट a तो मेरे पास कांस्टेंट है, रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। 0 से लेके a तक हम लोग वैल्यू को डाल रहे होंगे तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट a आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2/3 तो है ही,
जब मैं a की पावर 3√2 करूंगा तो ये a√a हो जाएगा और 0 डालूंगा तो 0 ही रहेगा। मेरा फाइनल आंसर इतना बन जाएगा, कितना? 4/3 रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई किया तो a² आ जाएगा। दिस इज द एक्चुअल एरिया 1। ये कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा एरिया नंबर 1। ओके, पेज को एक नए पेज में जब चलते हैं, इसके आगे हम लोग बात करेंगे। सर क्या हमारा एरिया यही आंसर होना चाहिए? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हमारा जो एक्चुअल एरिया है, जिसे हम लोग रिक्वायर्ड एरिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त? रिक्वायर्ड एरिया जो बोलेंगे वो सर हमारे पास दोनों एरिया का एडिशन हो जाएगा, यानी a1 + a1 हो जाएगा, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि सर ट्वाइस ऑफ a1 हो जाएगा। जो भी a1 हमने निकाला उसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा, हमारे पास 4/3 a² आ जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा 8/3 a का स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, है ना? इजी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया दोस्त। ठीक है जी, चल सकते हैं अगले सवाल पे। वेरी बेसिक सिंगल कर्व था, सिंगल कर्व को एक पॉइंट से एक पॉइंट तक इंटीग्रेट करना था, तो ये था हमारा एक एग्जांपल, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। सिंपल, कोई फालतू का झमेला नहीं किया गया इसके अंदर। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमारे पास क्या आ रहा है? सर फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = 2x - x²। अब ये है एक शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला मतलब सर, शिफ्टेड पैरा मतलब ना y बराबर हमारे पास 2x - x² है। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं इसे माइनस के y लिख दूं तो ये x² - 2x हो जाएगा। सर इसे परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास कैसा? x - 1 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का साइन कॉमन लेने पर y - 1 आ जाएगा। ऐसे करके शिफ्टिंग करके ऐसे रीराइट कर सकते हैं। तो हमारा वर्टेक्स कितना हो जाएगा दोस्त? हमारा वर्टेक्स आप कहेंगे सर y में से x में से 1 माइनस हो रहा है और y में से 1 माइनस हो रहा है, तो मेरा वर्टेक्स कहाँ पहुंच गया दोस्त? 1,1 पर। मेरा वर्टेक्स कहाँ पहुंच गया सर? 1,1 पर, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारा y एक्सिस पर 1 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में यू विल से दैट कि सर दिस पॉइंट इज 1,1 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर x² के साथ -y लग रहा है, तो ये डाउन फेसिंग पैराबोला होगा, तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ देखेगा, तो ये पैराबोला इस तरीके से हो जाएगा। सर ये कहां कहां पर x एक्सिस को काटेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये जो आपने ड्रॉ कर दिया है, क्या ये हम लोग पता कर सकते हैं? बेटा x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। अगर x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है तो क्या आप ये कर सकते हैं? यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, इतना पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, डायग्राम बनाने वाला। हम कहेंगे सर y बराबर अगर मैं 0 ले लेता हूं तो इसका मतलब 2x - x² बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब x कॉमन लेने पर 2 - x 0 हो जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर एक बार तो x बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट हमारे पास 0 हो गया और ये वाला पॉइंट हमारे पास 2 हो गया कि ये 0 और 2 पर कट करेगा। सर ये भी एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई ग्राफ को बनाने के लिए। और फिर इसने इसके साथ क्या बोला सर? ये वाला कर्व लेकर आपको ये वाले कर्व यानी x एक्सिस के साथ इसको क्या करना है? बाउंड करना है। तो यू विल से दैट कि सर बाउंडेड रीजन तो अपना ये वाला आ जाएगा, आएगा कि नहीं? है ना कि सर x एक्सिस हो गया और इस पैराबोला ने मिलकर बाउंडेड रीजन कौन सा ढूंढा? ये वाला। अब आप चाहें तो आप कहेंगे कि सर ये 0 और 2 के बीच में 1 आ जाएगा। आप चाहें तो 0 से 1 तक का एरिया निकालकर 2 गुना कर दीजिए, या फिर 0 से 2 तक निकालकर पूरा निकाल दीजिए, आपको एरिया दोनों में सेम मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्त? हम लोग एरिया निकालने की बात करते हैं। इतना पार्ट हमारा हो गया। कर्व स्केचिंग में इतना पार्ट हमें चाहिए था। अब मैं एरिया निकालूं दोस्त। एरिया सर हमारा रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली निकलेगा ना इसमें? रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली निकलेगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी थी? ध्यान देने वाली बात ये थी कि सर इसमें जो बेस है वो हमारा x एक्सिस पर टिका हुआ है, तो मेरा डिफरेंशियल कौन चलना चाहिए? dx चलना चाहिए। ठीक है सर। तो हमने कहा सर हमें y को इंटीग्रेट करना है dx के रेस्पेक्ट में, और एरिया कहां से कहां तक है? 0 से लेके 2 तक है। तो बेटा यहां से y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू 2x - x² है, तो एक्चुअली में मुझे 0 से लेके 2 तक किसको इंटीग्रेट करना है? 2x - x² को इंटीग्रेट करना है। ओके सर।
2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे मेरे पास x का स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा, जिसमें हम लोग 0 से लेके 2 तक वैल्यू डाल रहे होंगे। तो अपर लिमिट डालते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8/3 -0 ऐसे करके आ जाएगा। तो 4 तिया 12 -8 यानी 4/3 स्क्वायर यूनिट्स मेरा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। इसमें डबल हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि सर ऑलरेडी मैंने 0 से लेके 2 तक मैंने इंटीग्रेट किया था, इसका मतलब मुझे डबल करने की जरूरत नहीं, मैंने कंप्लीट एरिया को यहां से ढूंढ लिया है ना। समझ में आया। अब ये कर्व स्केचिंग आपको नहीं आएगी तो ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेट करने में दिक्कत होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कर्व स्केचिंग करनी आनी चाहिए। डन डन डन, ये सब ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर 2y - x। हम जरा इस पैराबोला को देख लेते हैं जरा गौर से कि सर y स्क्वायर बराबर 2y - x दिया गया है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये x बराबर 2y - y स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, माइनस का साइन इसे दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर - 2y बन जाएगा। हाँ सर, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में अगर मैं बदल दूंगा तो ये y - 1 का होल स्क्वायर -1 बन जाएगा, और यहां से y - 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस के x - 1 आ जाएगा। तो सर वर्टेक्स मेरा कितना हो गया, सर वर्टेक्स मेरा देखो x में से 1 माइनस हो रहा है, y में से 1 माइनस हो रहा है, x के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये पैराबोला का फेस जो होगा नेगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, यानी दिस इज लेफ्ट फेसिंग पैराबोला, है ना। ये हमारा लेफ्ट फेसिंग पैराबोला हो गया। तो ये इक्वेशन किसकी हो गई दोस्त, ये इक्वेशन हो गई x बराबर 2y - y स्क्वायर का इक्वेशन हो गया जी सर। अब ये कहां कहां पर कट कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, सर ये पता चलेगा जब मैं y की वैल्यू 0 रख दूंगा, नहीं y की वैल्यू नहीं, जब मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये वाली लाइन कौन सी होती है सर, ये वाली लाइन होती है x बराबर 0, है ना। तो मुझे एक पॉइंट यहां निकालना है, एक पॉइंट यहां निकालना है, तो x बराबर 0 रखूंगा तभी तो ये पॉइंट निकलेगा, है जी। ठीक है सर, तो हमने कहा कि सर x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो इसका मतलब 2y माइनस के y स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर एक बार y की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक बार y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर यहां पर y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, यहां पर y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी हम लोगों ने ढूंढ लिए। फिर इसने इसके साथ बोला बेटा y एक्सिस, सर y एक्सिस से बाउंड किया तो ये वाला एरिया हो जाएगा, जी सर ये वाला एरिया हो गया। अब आप कहेंगे सर इस वाले एरिया का बेस कौन सा है, सर इस वाले एरिया का बेस अपना y एक्सिस पर आ रहा है, y एक्सिस पर आ रहा है। तो y एक्सिस पर आ रहा है तो सर हम लोग क्या करें, हम लोग इसको इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करके निकालेंगे, सिंपल। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। हमने कहा सर हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, किसका, x का। और कहां से कहां तक करेंगे सर, 0 से लेके 2 तक करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू 0 से लेके 2 तक में वेरी कर रही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है सर, x की वैल्यू आ जाती है 2y माइनस के y स्क्वायर आ जाती है। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 2 तक, तो आप कहेंगे सर 2y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर, जबकि y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³/3 y के रेस्पेक्ट में करने से, और ये हो जाएगा 0 से लेके 2 तक। वैल्यू डालेंगे, अपर लिमिट आ जाएगा हमारे पास 4 - 8/3, लोअर लिमिट आ जाएगा 0 माइनस के 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा ये पिछले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल रेप्लिकेट क्वेश्चन है, बस इसमें फर्क क्या है, जो पैराबोला का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है ना। पैराबोला का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, एकदम डन डन डन। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस दिस 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 एंड दिस। 4 लाइंस बताए गए हैं बेटा। सबसे पहले आपके पास x - y बराबर 4 है, इसको ड्रॉ करने के लिए आप लोग क्या करेंगे सर, प्लॉटिंग कर सकते हैं क्या, प्लॉटिंग करो दोस्त। आप कहोगे सर अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि सर ये देखो ये वाला पॉइंट हमारे पास 0, -4 हो जाता है, ये वाला पॉइंट हमारे पास 4, 0 हो जाता है ना। तो ये लाइन बन गई सर, कौन सी लाइन बन गई, दिस लाइन इज गिवन बाय x - y बराबर 4। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं।
फिर इसने बोला एक्स एक्सिस, बेटा एक्स एक्सिस तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक्स बराबर 2, सर ये देखो ये वाली लाइन कौन सी है, एक्स बराबर 2 वाली लाइन है। अच्छा, फिर एक्स बराबर 7, दोस्त ये वाली लाइन कौन सी है, एक्स बराबर 7 वाली लाइन है। तो इन सब से बाउंडेड रीजन कौन सा आ रहा है बेटा, देखो एक तो ये रीजन बाउंड हो रहा है, एक ये रीजन बाउंड हो रहा है। अब आपको देखो बेटा यहां यूजिंग इंटीग्रेशन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिकली बोलूं तो मैं अगर ये क्वेश्चन ऑप्शंस में आ रहा है तो आप बेटा इसका बेस और हाइट निकालकर, आप इसका बेस और हाइट निकालकर बड़े आराम से ट्राइंगल्स का एरिया निकालकर आंसर कर सकते हैं। लेकिन इसने बोला नहीं 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 नहीं, यूजिंग इंटीग्रेशन करके बताओ, तो वैसे ही करेंगे, है ना, वैसे ही करेंगे हम लोग, यूजिंग इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम कहते हैं सर ये वाला पॉइंट हो कितना जाता है, ये वाला पॉइंट सर 2 हो जाता है, ये पॉइंट 4 हो जाता है, ये पॉइंट कितना हो जाता है बेटा 7 हो जाता है, क्योंकि x बराबर 7 पर टिका हुआ है। नो इश्यूज विद दैट, ठीक है सर। अब देखिए मुझे एक बात समझ में आती है कि सर ये वाला एरिया जो होगा ना, अगर मैं इसे A1 बोलूं और इसे A2 बोलूं, तो मेरा A1 जो होगा जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करूंगा तो वो नेगेटिव में आएगा। ये बात का सबूत ये है कि एरिया बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है, और दोनों के दोनों जो एरिया है बेटा उनका बेस क्या है सर, एक्स एक्सिस है, यानी मुझे दोनों को एक्स के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करके आसानी होगी। तो हम कहेंगे सर इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये एरिया जब निकालूंगा तो मैं इसे मॉड में लेकर चलूंगा, और ये एरिया जब निकालूंगा इसे विदाउट मॉड लेकर चलूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द A1 पार्ट, है ना। हम लोग शुरू करते हैं सर, ये हम लोगों ने पहला पार्ट ऐसे कर दिया, इतना हम लोगों ने ड्रॉ करने के लिए यूज किया। लेट अस स्टार्ट विद A1। A1 के लिए बेटा मैं मॉडुलस का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये नेगेटिव आएगा। तो हम लोग कहेंगे सर A1 कहां से कहां तक है, 0 से 2 से लेके 4 तक है, जिसमें हम लोग y को इंटीग्रेट करेंगे dx के रेस्पेक्ट में। सर इसमें y की वैल्यू क्या है बेटा, y इधर ले जाइए, 4 इधर ले आइए, तो y की वैल्यू x माइनस 4 है। क्या है दोस्त, x माइनस 4 है। तो वी विल से दैट कि सर मुझे इंटीग्रेट करना होगा 2 से लेके 4 तक, किसको, x माइनस 4 को इंटीग्रेट करना होगा मॉडुलस के अंदर। तो x माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्त, x माइनस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के 4x, जिसमें लिमिट्स हमारे डल रही होगी 2 से लेके 4 तक और मॉडुलस क्लोज। सर अपर लिमिट डालेंगे तो ध्यान से देखिए, 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट मेरा। लोअर लिमिट डालेंगे 2 का स्क्वायर बटे 2 यानी 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास लोअर लिमिट। इसका मॉडुलस भी ले लेंगे 8 माइनस 16 माइनस 8, 2 माइनस 8 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6, माइनस 8 प्लस 6, माइनस 8 प्लस 6 माइनस के 2 आ जाएगा। तो ये माइनस के 2 देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आ गया, तो मेरे को आंसर क्या लेना है सर, पॉजिटिव वाला 2 लेना है। मुझे आंसर पॉजिटिव 2 वाला लेना है सर, ये याद रखना है। तो यहां से हमारा A1 कितना आ गया दोस्त, A1 आ गया पॉजिटिव 2, ठीक है। सर चलिए अगला A2 निकालने की कोशिश करते हैं। बेटा A2 में मैं मॉडुलस नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो अबव द एक्स एक्सिस है, तो इसका एरिया पॉजिटिव ही आने वाला है, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, सो नो नीड टू अप्लाई द मॉडुलस पार्ट। एरिया 2 जो है वो सर 2 से लेके नहीं 4 से लेके 7 तक फैला हुआ है ना। एरिया 2 जो है बेटा 4 से लेके 7 तक फैला हुआ है, तो 4 से लेके 7 तक इंटीग्रेट करेंगे और इसमें भी y को इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्चुअली y की वैल्यू यहां पर भी कितनी है सर, यहां पर भी y की वैल्यू x माइनस 4 है, इसे इंटीग्रेट कर देंगे dx, है ना। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के 4x, और लिमिट्स क्या चल रहे हैं सर, 4 से लेके 7 चल रहे हैं, तो अपर लिमिट डालते हैं तो बन जाएगा 49 अपॉन में 2 माइनस 28 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 8, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गया 8 माइनस 16 माइनस 8, माइनस माइनस 8 यानी प्लस 8, माइनस 20 प्लस 8 यानी माइनस के 20, तो यहां पर आ जाएगा 49 अपॉन में 2 माइनस के 20 हो जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर इसका आंसर हमारे पास 9 अपॉन में 2 आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, सो नो नीड टू अप्लाई द मॉडुलस। अब आप कहेंगे सर अगर मैंने इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाला होता 2 से लेके 7 तक, अगर गलती से हम लोग इसको विदाउट डायग्राम 2 to 7 डायरेक्टली इंटीग्रेट करते, तो इधर तो आता आंसर आ रहा था -2, इधर आ रहा था 9/2, तो आपका आंसर होता बेटा 9/2 -2 हो जाता, क्या हो जाता 9/2 -2, और उससे आंसर आता हमारे पास 5/2, जबकि आंसर 5/2 नहीं है। आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, रिक्वायर्ड एरिया अगर मैं निकालने के लिए बोलूं आपको,
तो आप कहेंगे सर एरिया 1 और एरिया 2 को मुझे जोड़ना होगा। एरिया 1 हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 9/2 है। सो नाउ माय न्यू आंसर शुड बी 13/2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट्स आप लोग यहां पर लिख दीजिएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर दोस्त। एन जी, बढ़िया, बात समझ में आती है। ठीक है, तो दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, सब मिला जुला कर आप लोगों को जो चीजें सीखनी चाहिए वो मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग जा रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि ये तो इजी वाले हो गए, चाहे एक्स एक्सिस से इंटीग्रेट करना हो, नेगेटिव पॉजिटिव का खेल भी समझ में आ गया, वाई एक्सिस से इंटीग्रेट करना हो वो भी समझ में आ गया। नाउ द सेकेंडरी थिंग इज जो कि हमारे पास एरिया अंडर मल्टीपल कर्व्स है। ये कैसे समझें बेटा? देखो यहां पर हमारे पास एक एफ एक्स हमारे पास यहां आ रहा है और एक जी एक्स हमारे पास यहां आ रहा है। दो फंक्शंस हैं। इन दो फंक्शंस को अगर मैं ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करने की बात करूं तो मुझे इस बीच में जो एरिया होगा वो बाउंडेड रीजन कौन सा होगा सर? देखो एक बाउंडेड रीजन तो आपका ये हो जाएगा, है ना, ये आपका बाउंडेड रीजन हो जाएगा दोस्त। एक बाउंडेड रीजन आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वाला रीजन आपका बाउंडेड रीजन में काउंट होगा। अगर मैं इस बीच में निकाल रहा हूं, ये मछली जैसा एक फिगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जब मैं पहले वाले एरिया को देख रहा हूं तो इस वक्त ना जीएक्स का ग्राफ जो है वो एफएक्स के ग्राफ से ऊपर चल रहा है, और दूसरे वाले वक्त में मैं देखूंगा कि सर एफएक्स का ग्राफ जो है वो जीएक्स के ग्राफ से ऊपर चल रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अब इसमें जो मेजर डिफरेंस है, हम कहेंगे कि सर मैं y पूरा नहीं ले सकता इस कंडीशन में। क्या नहीं ले सकता? मैं इसको मान लीजिए मैं इस पॉइंट से डिस्कस कर रहा हूं तो मैं इसे y नहीं मान सकता सर, ये y नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर ये y होता तो इसके नीचे का पूरा एरिया माना जाता ना। हमें तो सिर्फ इस टुकड़े का एरिया चाहिए जो मछली जैसा दिखाई दे रहा है, हमें इस वाले को y कंसीडर करना है। तो अब हम कहेंगे कि सर एक्चुअली में अगर बात करें तो ये वाला एरिया जो है ये fx की वजह से आ रहा है। सपोज दिस इज y1। ये वाला एरिया जो है ये बेटा पूरे gx की वजह से आ रहा है, तो ये y2 हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? ये y हो जाएगा। अब ये एक्चुअल y है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द कर्व है जिसका एरिया मुझे चाहिए। तो हम लोग इसमें ये क्या करते हैं, इसमें एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लगाते हैं कि ग्राफिकली जब हमें एरिया चाहिए होता है मल्टीपल कर्व्स में, तो इस वक्त हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यही चीज आप लोगों को लगानी है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका आंसर 100% सही आएगा। वो ये कि सर हमें इंटीग्रेट करना है y अपर को, अपर मतलब ऊपर वाला y माइनस y लोअर को, है ना। इन दोनों को माइनस करके फिर dx से इंटीग्रेट करना है। अब आप चाहे जहां से भी जहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो अगर मैं यहां पर बात करूं तो सपोज ये वाला जो पॉइंट है, ये एग्जैक्टली इस पॉइंट की अगर मैं बात करते हैं तो ये पॉइंट सपोज करिए C हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है? C पॉइंट हो जाता है। तो हम कहेंगे कि सर ये हमें पहले A से लेके C तक इंटीग्रेट करना है, एंड फिर उसके बाद C से लेके B तक हम लोग जो भी y अपर होगा, जो भी y लोअर होगा, उसके हिसाब से मैनिपुलेट करके इंटीग्रेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। अब यही चीज सेम एप्लीकेशन बेटा y एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। अगर आप इसे y के रेस्पेक्ट में देखें, यहां जो एरिया है बेटा वो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना ज्यादा आसान था, इसीलिए x के रेस्पेक्ट में निकाला। कोई ऐसा फिगर हो सकता है जो y के एक्सिस में निकल रहा हो, तो वो y के हिसाब से भी कर सकते हैं। बट देयर आर वेरी रेयर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो y के एक्सिस पे बनते हैं मल्टीपल कर्व्स में। हम लोग जनरली उसे x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझाता हूं इस चीज को, है ना। देखिए पहला सवाल, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सर इसके अंदर कि हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x बराबर 4y माइनस 2। तो बेटा जब मैं यहां पर x स्क्वायर बराबर 4y की बात करूंगा तो इसमें y का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो जाएगा? अप फेसिंग पैराबोला हो जाएगा। अप फेसिंग पैराबोला हो गया, ठीक है सर, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई इसकी। और दूसरा कर्व अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आप कहेंगे सर x बराबर 4y माइनस 2 है, इसको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी मुझे।
प्लॉटिंग करेंगे तो बेटा कोऑर्डिनेट्स निकाल लो दो, जहां से ये पास हो रहे हो, तो x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 डाला तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि सर ये देखो -2, 0 से ये पास हो रहा है, और ये सर 0, 1/2 पर ये कुछ इस तरीके से पॉइंट बना रहा है। तो ये तो बन गई लाइन की इक्वेशन, ठीक है। सर ये अपर फेसिंग पैराबोला है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये वाला कर्व हो गया x² बराबर 4y, और ये वाला कर्व हो गया हमारे पास, यानी ये जो लाइन है ये बन गया x बराबर 4y-2। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मेरा टारगेट ये है कि मुझे किसी तरीके से ये दोनों पॉइंट्स पता लग जाएं। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? ये दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं सर। क्या है? एक तो ये वाला पॉइंट पता लग जाना चाहिए मुझे, और एक ये वाला पॉइंट पता लग जाना चाहिए, क्योंकि यहां से यहां तक मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बाउंडेड रीजन की बात करूं तो बाउंडेड रीजन हमारा कौन सा होगा सर? ये वाला मेरा बाउंडेड रीजन होगा, है ना। चलिए और ध्यान से देखते हैं। सर अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है तो यहीं पर हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने के लिए मेहनत करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने के लिए मेहनत करते हैं। सर इधर देखो 4y की वैल्यू x² है, इधर 4y की वैल्यू x+2 है, तो इसका मतलब x² बराबर x+2 ले लें। हाँ सर ले तो सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से 4y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से हो जाएगा x² माइनस x-2 बराबर 0, जिसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं x-2 और x+1 में फैक्टर कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर या तो एक बार x की वैल्यू 2 आ रही है, एक बार x की वैल्यू -1 आ रही है, यानी x की वैल्यू हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है सर? ये वाला पॉइंट -1 हो जाता है, और ये वाला पॉइंट 2 हो जाता है ना। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे। सर हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा दोस्त, रिक्वायर्ड एरिया होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए सर? वो ऑब्वियस ही बात है, -1 से लेके 2 तक हमारा एरिया डिफाइंड है ना। तो -1 से लेके 2 तक रखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर ऊपर वाला कर्व कौन सा है? ऊपर वाला कर्व सर लाइन है। कौन है? ऊपर वाला कर्व लाइन है। सर इस लाइन में से y की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि सर इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो y लाइन हो जाएगा, लाइन वाला y, माइनस y यहां पर कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला कर्व, पैराबोला वाला कर्व हो जाएगा। और इसका मुझे क्या करना है सर? इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, है ना। तो आप कहेंगे सर अपर वाला कर्व तो लाइन है, और लोअर वाला कर्व कौन सा है सर? लोअर वाला कर्व ये देखिए, लोअर वाला कर्व हमारा पैराबोलिक कर्व है, नीचे वाला कर्व। ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, हैं जी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सर अपर वाला कर्व जो है वो अगर लाइन है तो इसमें से y की वैल्यू हो जाएगी x+2/4। क्या हो जाएगा दोस्त? x+2/4। तो आप कहेंगे सर रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा -1 से लेके 2 तक, जिसमें y अपर की वैल्यू कितनी है? x+2/4 हो गया, ठीक है। और पैराबोला में से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x²/4 हो जाएगा। इसको हम लोग dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। सर 1/4 कॉमन ले लें क्या? ले लो दोस्त, 1/4 कॉमन ले लो। फिर आप कहोगे कि सर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, और -x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, और हम लोग -1 से लेके 2 तक इसे इंटीग्रेट कर रहे होंगे। बढ़िया सर, कोई परेशानी नहीं है। वैल्यूज डालें, डाल दीजिए। तो ये 1/4 हमारे पास चल रहा है, अपर लिमिट डालते हैं। 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा +4 हो जाएगा। 2 का क्यूब बेटा 8/3 हो जाएगा। ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो -1 का स्क्वायर बाई 2 1/2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। दिस इज द लोअर लिमिट। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 - 1/2 कर देते हैं दोस्त। 8 - 1/2 हो जाएगा 17 15/2 हो जाएगा, ठीक है। -8/3 + 1/3, -8/3 माइनस कितना हो गया? -1/3 यानी -9/3, तो माइनस के 3 आ जाएगा। सर 3 2 जा 6, और 6 कम किए तो 1/4 टाइम्स ऑफ 9/2 आ जाएगा। मेरा फाइनल आंसर इज 9/8 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। बढ़िया दोस्त, ठीक है, समझ में आया।
कैसे करना है, बाउंडेड मल्टीपल कर्व्स के बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें कैसे ढूंढना है, ये हमारा तरीका होगा दोस्त. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलें फिर आगे अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला दिस एंड द कॉर्ड, ये CHORD होगा, कॉर्ड y बराबर mx. देखो बेटा यहाँ पर काफी चीजें हमारे लिए मिसिंग है. तो ये हमारा y बराबर mx यानी किसी भी स्लोप का लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, राइट फेसिंग पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax. ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम ऐसे बन जाएगा. मेरा मेन कंसर्न क्या है, मेरा मेन कंसर्न है इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को ढूंढ निकालना. क्यों सर? क्योंकि मेरा जो बाउंडेड रीजन है ना सर, वो यहीं पर डिफाइन हो रहा है. ये देखिए बाउंडेड रीजन यहीं पर हमारा डिफाइन हो रहा है सर, ये वाला एरिया. तो मुझे किसी भी तरीके से ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, है ना. ये ऐसा क्यों बन रहा है पता नहीं, चलो बन गया ना, समझ में आ गया, चलो बढ़िया. तो सर ये तो कंफर्म है कि ये 0 पर है. ये वाला पॉइंट क्या होगा ये नहीं पता चल रहा है. अगर ये पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा. तो हमें क्या करना होगा सर, इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना होगा. तो मैं कहता हूं कि एक काम करिए, y की वैल्यू mx है ना, तो यहां पर डाल दो. तो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ रहे हैं. तो y की वैल्यू mx अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो ये mx का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4ax हो जाएगा. तो दिस इज m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0 हो जाएगा. सर अगर x कॉमन ले लिया तो m स्क्वायर एक्स माइनस 4a बराबर 0 हो जाएगा. यानी या तो सर x की वैल्यू 0 हो जाएगी या तो x की वैल्यू 4a अपॉन में m स्क्वायर हो जाएगा. सर 0 तो हम लोगों ने लिख ही दिया था, ये वाली वैल्यू जो होगी 4a अपॉन में m का स्क्वायर हो जाएगा. है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं. अब मेरा एरिया निकालने का जी कर रहा है, तो निकाल लो ना सर. जी कर रहा है तो अपने जी को पूरा करो. तो हमने कहा सर रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा. सर रिक्वायर्ड एरिया होगा कुछ इस तरीके से कि हम लोग इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके 4a अपॉन में m स्क्वायर तक इंटीग्रेट करेंगे. लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व होगा. तो आप यहां कहेंगे कि सर y ऊपर जो है वो पैराबोला हमारे पास आ रहा है, माइनस y जो है लाइन हमारे पास नीचे आ रहा है. क्या आप ये देख पा रहे हैं कि सर ऊपर हमारे पास पैराबोलिक कर्व है, ये अपर कर्व है, और नीचे वाला कर्व जो है वो सर कौन सा है, लाइन वाला कर्व है. हाँ सर हम लोग देख पा रहे हैं, है ना. दोनों को एक्स एक्सिस के बेसिस पे अगर इंटीग्रेट करता हूं तो आसान रहेगा. आप इसे वाई एक्सिस के बेसिस पर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. मैं इसे वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करके बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वाई एक्सिस से भी उतना ही आसान होगा जितना एक्स एक्सिस से है. लेकिन पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं सर. एक्स एक्सिस के हिसाब से चलेंगे तो पैराबोला में से वाई की वैल्यू कितनी है सर, पैराबोला में से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो ये बन जाएगा 2 रूट ए रूट एक्स बन जाएगा. कितना बन जाएगा दोस्त, 2 रूट ए रूट एक्स बन जाएगा. और इधर से y की वैल्यू कितनी है सर, mx है, तो ये mx बन जाएगा और इसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है सर. क्योंकि 2 रूट ए हमारा कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रेशन से छोड़ दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 रूट ए तो आएगा ही, और x का जो इंटीग्रेशन होगा वो जाएगा 2 अपॉन में 3, x की पावर 3 अपॉन में 2 हो जाएगा. mx का इंटीग्रेशन हो जाएगा mx स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. और यहाँ पर लिमिट्स हम लोगों ने 0 से लेके 4a अपॉन में m स्क्वायर रखा हुआ है. नो इश्यूज विद दैट सर. अपर लिमिट को डालते हैं. अपर लिमिट जब आप डालेंगे तो 2 रूट ए तो हमारे पास है ही सर, 4a अपॉन में m स्क्वायर डालेंगे तो इसमें 2/3 भी हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहा है. इसमें 4a बाई एम स्क्वायर डालिए तो 4 का पावर 3/2 हो जाता है 8. ठीक है, a का क्या हो जाएगा, a रूट ए हो जाएगा. ठीक है, और m स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा, m का क्यूब हो जाएगा. ये आ जाएगा हमारा अपर लिमिट. माइनस यहाँ पर 4 डालेंगे तो m मल्टीप्लाई ये बन जाएगा m अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4a बाई एम स्क्वायर, 4a बाई एम स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर बाई m की पावर 4 हो जाएगा. ये आ जाएगा हमारे पास. और माइनस जब आप 0 डालेंगे तो बेटा दोनों में से ना आपको 0 ही मिल रहा होगा. क्या मिल रहा होगा,
जीरो माइनस जीरो मिल रहा होगा, तो आप लोअर लिमिट कैलकुलेट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। जीरो डालेंगे दोनों में जीरो आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करना हमारे लिए टास्क हो सकता है बेटा। देखो 8 टू जा 16 टू जा 32, कितना आ रहा है दोस्त, 32 आ रहा है। ये 32 ए स्क्वायर अपॉन में 3m क्यूब हो जाएगा। दिस इज 32 ए स्क्वायर अपॉन में 3m क्यूब हो जाएगा। ओके 3m क्यूब हो गया। माइनस m से एक m काट दोगे तो बेटा ये हो जाएगा 16, 2 से 16 काट दोगे तो 8a स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा m का क्यूब हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। सर 3 8 जा 24, 32 में से 24 गए तो अब मेरे पास कितना बचेगा, 8a स्क्वायर अपॉन में 3m क्यूब बचेगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। तो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मजा तो आना ही था। सर एक बार इसे वाई एक्सिस से इंटीग्रेट करके बताओ ना, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट होगा, ये अगर हम लोगों को पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। तो देखिए वाई एक्सिस से इंटीग्रेट करके बताते हैं, ये सब कर देते हैं इरेज। नहीं 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 नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट तो वही रहेगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद ये वाला पार्ट हम लोग इरेज कर देते हैं। और डायग्राम में थोड़े से चेंजेस लेकर आते हैं दोस्त। हम लोग देखेंगे कि इस डायग्राम में क्या चीज हमें और फोकस करनी चाहिए। इसको कर देते हैं इरेज और इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है। सर शेडेड एरिया तो अभी भी हमारा यही रहेगा, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन अगर x बराबर 0 हमारे पास एक पॉइंट है तो y बराबर 0 भी तो एक और पॉइंट है ना, उसी जगह पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इंटरसेक्शन पॉइंट लगाइए, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4a/m² डालो, यहाँ पर x की वैल्यू 4a/m² डालो तो ये हो जाएगा 16a² m² हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 16a² यानी अंडर द रूट 16a² हो जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर ये 4a/m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a/m। यानी कि अगर मैं y एक्सिस की दूसरी वैल्यू ढूंढने की बात करूं तो आप कहेंगे सर ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 4a/m होनी चाहिए, है ना, 4a/m होनी चाहिए, ठीक है। सर अगर मैं y एक्सिस से ऐसे करके देखूं एरिया को, तो अब मेरा जो अपर वाला कर्व है वो बेटा ऊपर कर्व ऐसे आ रहा है ना। मतलब मैं आपको ये चीज कैसे इमेजिन करने के लिए बोलूं, आप इस फिगर को ऐसे करके घुमा दो, है ना, एक बार ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा दो तो आपको ऊपर ये वाला कर्व दिखाई देगा, जबकि नीचे आपको ये वाला कर्व दिखाई देगा। अब अगर आप इसे y एक्सिस के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, यानी आप सोचो अगर सर मैं एरिया को ऐसे निकाल रहा होता, कैसे, ऐसे करके एरिया निकाल रहा होता ऐसे, तो अब ऊपर कौन है सर, ऊपर हमारे पास ये लाइन वाली कर्व आ गई ना, अब ये नीचे नहीं है ना। तो इस सिचुएशन में अगर मैं इसे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मेरा अब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, अब रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा सर, हम लोग 0 से लेके 4a/m तक इंटीग्रेट करेंगे, 4a/m तक इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें हमारे पास हम लोग y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में हम कहेंगे सर x अपर माइनस x लोअर आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 0 से लेके 4a/m तक। सर अपर में लाइन आ रहा है, लाइन में x की वैल्यू क्या है सर, लाइन में x की वैल्यू है हमारे पास y/m, कितना है बेटा, y/m है माइनस, अच्छा लोअर x कितना है बेटा, लोअर x है y²/4a। हाँ सर, लोअर x की वैल्यू y²/4a है और इसे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा y/m का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2m हो जाएगा, माइनस y²/4a का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³/12a हो जाएगा। और इसमें लिमिट डाल देंगे 0 से लेके 4a/m तक का रिजल्ट डाल देंगे। चलिए अपर लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। अपर लिमिट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4a/m का स्क्वायर हो जाएगा 16a², है ना, अपॉन में 2m का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहां डालेंगे तो ये हो जाएगा 64a का क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्त, 12m का क्यूब आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। और लोअर लिमिट तो सर 0 और 0 होगा ही, तो लोअर लिमिट में कोई परेशानी नहीं है।
मैं अगर इसे कैंसल आउट करता हूं दोस्त, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर अगर मैं इसे कैंसल आउट करता हूं, यू विल से दैट कि सर 2 के टेबल में ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, और 4 के टेबल में ये 16 बार कैंसिल होगा, और ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, 3 8 जा 24 माइनस 16 करेंगे तो 24 माइनस 16 कितना होता है सर, 8 होता है। तो 8 a का स्क्वायर अपॉन में बेटा 3m का क्यूब आ जाएगा। आप कहेंगे अरे हाँ सर, यही वाला आंसर तो हमारे पास 8a स्क्वायर अपॉन में 3m क्यूब यहाँ भी आ रहा था, और देखिए यहाँ पर भी आ गया। तो बस आपकी ये विजुअलाइजेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, कि मुझे इसे एक्स एक्सिस से इंटीग्रेट करना चाहिए या फिर वाई से, या ये दोनों से हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, मान लो मेरी बात, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यकीन मानिए व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट, आपको ये चीजें खुद ब खुद दिखनी शुरू हो जाएंगी कि कब मुझे एक्स से करना है, कब वाई से करना है, कब दोनों से पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। सिर्फ देखना है आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये क्या कह रहा है सर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x बराबर 0 एंड x बराबर 3। ओके जी, इधर देखिए दोस्त, ये एक्चुअली में एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 2 लिखा हुआ है। हाँ सर, इधर x में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो मेरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा सर, मेरा वर्टेक्स हो जाएगा 0, लेकिन y में से 2 माइनस हो रहा है तो 0 2 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सर ये वर्टेक्स जो है मेरे पास 0,2 पर वर्टेक्स बना हुआ है। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, क्योंकि इसमें y पर प्लस का साइन है तो ये अपर फेसिंग पैराबोला हो गया, अप फेसिंग पैराबोला। ठीक है सर, ये वाली इंफॉर्मेशन भी क्लियर है, नो इश्यूज विद दैट। अब मेरा मुद्दा यह है कि ये दोनों कर्व्स कटेंगे या नहीं कटेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि ये y बराबर x से कटेगा भी या नहीं कटेगा। तो हम लोग जाएंगे बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट पे। कहाँ जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट लगाने। मतलब डायग्राम ऐसे ही अंधों की तरह नहीं बनाना है, पहले इंफॉर्मेशन निकालनी है कि कट रहेगा तो कहाँ कटेगा। तो हम लोग कहते हैं सर इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालेंगे तो इन दोनों कर्व्स का निकाल लो बेटा, y बराबर x और y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम कहेंगे सर y बराबर x है तो y की जगह पे x रख दूं तो x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। बेटा ये फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, ये फैक्टर नहीं हो सकता, इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। चाहे तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देख लो, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा अंडर द रूट सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 कर दोगे तो आपके पास डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 8 माइनस के 7 आ रही है। तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, है ना, नो रियल रूट्स, यानी सर ये दोनों कर्व्स आपस में कभी भी नहीं कटेंगे। अगर कट भी रहे हैं तो इमेजिनरी हो सकता है कहीं कट रहे हो, लेकिन रियल रूट्स में ये कहीं नहीं कटेंगे। तो ये दोनों कर्व्स देखो बेटा, ये रहा आप लोगों का कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, एंड दिस इज द कर्व y बराबर x हो जाएगा। सर ये दोनों कहीं पर भी नहीं कटेंगे, इसलिए डिस्टेंस बना हुआ है। बेटा x बराबर 0 की बात हो रही है, सर x बराबर 0 तो y एक्सिस को बोलते हैं, और x बराबर 3 ये वाली लाइन हो जाएगी, दिस इज x बराबर 3। बेटा मान के चलो ये कर्व कहीं ना कहीं तो जाके ऊपर कट ही रहा होगा, कटवाऊं क्या, कटवाओ सर, कटवा कर दिखाओ। ये कर्व ऐसे ऊपर गया 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 ऐसे जा रहा होगा, ये वाला कर्व ऐसे ऊपर जाते 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 ऐसे कट गया होगा। हाँ सर कटेगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो कटेगा ये। तो अब हमारा बाउंडेड रीजन दिख गया क्या आप लोगों को, हाँ सर दिख गया, ये देखो ये है हमारा बाउंडेड रीजन, है जी, ये हमारा बाउंडेड रीजन हो गया। अब इसको कैसे ढूंढे, सर ये तो y एक्सिस पे टिका हुआ है। आप बोलोगे कि सर हाँ ये तो y एक्सिस पे टिका हुआ है, ये देखो y एक्सिस पे टिका हुआ एरिया। नहीं यार नहीं, ऐसे मत करो। आप कहो कि सर अगर मैंने ये वाला एरिया निकाल लिया तो अब जो मेरा एरिया है वो एक्स एक्सिस पे टिका हुआ है। हाँ, दोनों के दोनों कर्व से एक्स एक्सिस पे टिका हुआ है। हाँ, तो मैं कहूंगा कि बच्चे आप एक काम करो, आपको ये वाला एरिया निकालना है ना, तो आप एक्स एक्सिस पे निकालो, तो ये 0 से लेके 3 तक हो जाएगा। आप क्या करो, ये वाला रीजन का y एक्सिस पकड़ लो, जो कि हम लोग y2 माइनस y1 से निकालते हैं, है ना, y2 माइनस y1 से निकालेंगे। तो इस तरीके से अगर चलें तो देखिए कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। लेट्स टेक अ फ्रेश पेज।
और फिर रिक्वायर्ड एरिया की बात करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया कहां से कहां तक जाना है सर? 0 से लेके 3 तक जाना है, जिसमें हमारे पास y अपर माइनस y लोअर का कंडीशन रहेगा। y अपर माइनस y लोअर का कंडीशन रहेगा। हाँ सर। अब आप देखिए सर, अपर वाला कर्व तो हमारा पैराबोला है। हाँ सर, अपर वाला कर्व कौन सा है सर? पैराबोलिक कर्व हमारा अपर कर्व है। लोअर वाला कर्व कौन सा है सर? लोअर वाला कर्व देखो लाइन वाला कर्व है। हाँ सर, लोअर कर्व हमारा लाइन वाला कर्व है। तो यहां से दोनों में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं सर। ये हो जाएगा 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन। अपर कर्व में पैराबोला आ रहा है जिसमें y की वैल्यू कितनी है सर? एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। और लोअर कर्व में y की वैल्यू बेटा x है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 0 से लेके 3 तक की लिमिट। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए सर, अपर लिमिट डालेंगे तो 3 का क्यूब 27/3 हो जाएगा 9, 2 3 जा हो जाएगा 6, माइनस यहाँ जाएगा 9/2। लोअर लिमिट बेटा देखो 0 प्लस 0 माइनस 0 ही आने वाला है, नो इश्यूज विद दैट। तो 9 6 15, 15 दूनी 30, 30 में से 9 गए तो 21/2, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मजा आया? हैं जी, मजा आया? डेफिनेटली, है ना? बढ़िया। और क्वेश्चन है क्या ऐसे? बहुत हैं भाई, बहुत हैं। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ 7th क्वेश्चन किया है, सिर्फ और सिर्फ 7th क्वेश्चन किया है। अभी तो बहुत हैं, काफी क्वेश्चन हैं। काफी क्वेश्चंस के टाइप भी हैं हमारे पास, है ना? चलते हैं भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। प्रैक्टिस होती रहेगी अपनी इसी तरीके से। अभी तो खैर मेरी हो रही है, आप लोग भी करना, है ना? ठीक है सर। इधर देखिए, पहला कर्व हमें वाई स्क्वायर बराबर ये इनइक्वालिटी, ओहो इनइक्वालिटी तो सीखी थी हम लोगों ने। कैसी सीखी थी सर? इनइक्वालिटी के लिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इसका पहली इनइक्वालिटी को लिखना है, दैट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई। और दूसरी इनइक्वालिटी क्या है? वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ये दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इन दोनों कर्व्स को देखकर हम कहेंगे सर सबसे पहले इन इक्वेशंस, सॉरी इक्वेशंस लिख लो। क्या लिख लो बेटा? इक्वेशंस। सर इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशन हमसे कहेगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 4y वाई होना चाहिए और y बराबर मॉडुलस एक्स होना चाहिए। दोनों के ग्राफ बनाने में कोई परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि सर ये ग्राफ जो है ये एक्स स्क्वायर बराबर y का ग्राफ हो जाएगा, अपर फेसिंग पैराबोला। और ये जो है ये सर मॉडुलस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छे से सिखाया था। ये इस तरफ जो होता है ये y बराबर x से रिप्रेजेंट होगा, और इस तरफ जो होगा बेटा ये y बराबर माइनस एक्स से रिप्रेजेंट होगा। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किए थे। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। इन इक्वेशंस की बात करते हैं बेटा। अब हम लोग इन इक्वेशंस की डिस्कशन करें तो इन इक्वेशंस में ये क्या कह रहा है सर? एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन वाई है और y जो है वो लेस देन मॉड्यूलस एक्स है, ये बोल रहा है। अच्छा ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। हम कहेंगे कि सर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, इट्स वेरी इजी, एक्चुअली इट्स वेरी इजी। क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है बेटा 0 0 से तो गुजर रहे हैं, दोनों के दोनों कर्व जो हैं वो 0 0 से गुजर रहे हैं, लेकिन ये दोनों कर्व जो हैं बेटा वो 0,1 से नहीं गुजर रहे हैं। मान के चलो ये 1 ही, 1 हमारा किधर आएगा? अच्छा 1 हमारा यहां कहीं आएगा बेटा। 0,1 से नहीं गुजर रहे हैं, ये दोनों कर्व 0 1 से नहीं पास हो रहे हैं। तो हम लोग इसे चेक क्या करेंगे सर? चेक एट 0,1। दोनों कर्व्स को हम लोग कहां चेक करेंगे? 0,1 पर चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस पर पास नहीं हो रहे हैं। तो x की वैल्यू 0 डाला तो 0 का स्क्वायर लेस देन 1 होता है क्या? आप कहेंगे हाँ सर 0 का स्क्वायर लेस देन 1 होता है, ट्रू हो गया। जबकि इसकी कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन मॉड 0 होता है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर 1 जो होता है वो बड़ा होता है मॉड 0 से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो अब आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस फंक्शन इस वाले पॉइंट को फॉल्स बोल रहा है, तो मॉडुलस फंक्शन अपनी शेडिंग कहां करना चाहता है? इस तरफ करना चाहता है, यानी इस वाले पॉइंट से अवे शेडिंग करना चाहता है ना? और ये जो पैराबोलिक फंक्शन है ये इस वाले पॉइंट को ट्रू बोल रहा है, यानी पैराबोला चाहता है कि सर मेरी शेडिंग किस तरफ हो जाए? मेरी शेडिंग इस वाले पॉइंट की तरफ हो जाए।
ये जहां भी ये पॉइंट देख रहा है उसकी तरफ ये शेडिंग हो जाए। तो ऐसे में हम कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शेडेड रीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा शेडेड रीजन ये होना चाहिए, है ना, जो कि मॉडुलस से नीचे आ रहा है और पैराबोला से ऊपर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? शेडेड रीजन पता लग गया। तो मैं ये एरोज अगर हटा दूं तो अब काम चल जाएगा? जी सर, हट जाएगा। चलो ये कुछ भयानक सा डायग्राम बन गया, कटा पीटा सा, लेकिन अपन काम चला लेंगे, हैं जी। ये डायग्राम बन गया सर, ये वाला रीजन होना चाहिए। ओके सर, नो इश्यूज, चलते हैं आगे। सर इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता ही नहीं हमें, इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं। सर इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो अगर मुझे ढूंढना है तो मैं ये वाला पॉइंट ढूंढ लूं क्या? कौन सा? ये वाला पॉइंट ढूंढ लूं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये कौन कौन से कर्व के लिए बेटा? एक तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और एक एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और एक एक्स बराबर वाई के लिए है। तो बेटा दोनों y के बराबर हैं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर x ले लूंगा तो या तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी या तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर देखो 0 पर तो कट ही रहा है, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? सर ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी x बराबर 1 हो जाएगा, है ना? ठीक है दोस्त, ये x बराबर 1 हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा दोस्त? यहाँ के -x के साथ अगर आप इसे निकालोगे तो विल से दैट कि सर ये वाला पॉइंट जो है -1 हो जाएगा। अच्छा, बट मैं कह रहा हूं सर दोनों तरफ सिमेट्रिकल फिगर है तो मैं इधर की बात करता ही नहीं, मैं इधर की बात करता ही नहीं। मैं कहूंगा सर अगर इसका एरिया जो है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अगर इसका एरिया जो है वो A1 है तो इसका एरिया भी A1 ही होगा। तो मैं एक तरफ का एरिया निकाल लूं, दूसरे को जोड़ दूं, है ना? डन डना डन। चलिए सर रिक्वायर्ड एरिया पे काम करते हैं। सर रिक्वायर्ड एरिया मल्टीपल कर्व्स का कंडीशन चल रहा है तो वही y अपर माइनस y लोअर की कंडीशन से चलेंगे, लेकिन इस बार 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा वही कंडीशन y अपर माइनस y लोअर। ये आ गया, है ना? सर अपर वाला कर्व कौन सा है जरा देखें। ऊपर वाला कर्व देखो बेटा, ये आप लोगों को लाइन वाला कर्व जो है वो ऊपर कर्व मिल रहा है, और लोअर वाला कर्व जो है वो बेटा लाइंस नहीं, पैराबोला कर्व जो है वो नीचे वाला कर्व आप लोगों को मिल रहा है ना? तो अब हम लोग कहेंगे सर अपर कर्व में हमारे पास आ रहा है लाइन, लाइन में y की वैल्यू कितनी है सर? लाइन में y की वैल्यू हमारे पास x है, लाइन में y की वैल्यू x है, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस लोअर कर्व में y की वैल्यू कितनी है सर? लोअर कर्व में पैराबोला है जो कि अगेन आपको क्या दे रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर बराबर y दे रहा है, तो इसमें y की वैल्यू कितनी है सर? एक्स स्क्वायर है, और इसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में लगा देते हैं, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। इसमें हम लोग लगा देंगे क्या बेटा? लिमिट्स, दैट इज ये हो गया हमारे पास 0 से लेके 1। क्या हमने कोई गलती करी है? हाँ सर गलती ये करी है कि रिक्वायर्ड एरिया जो था वो A1 था, तो हम लोग यहां जो निकाल रहे हैं ये रिक्वायर्ड एरिया नहीं होगा सर, ये होगा अपने पास A1 की वैल्यू, है ना? किसकी वैल्यू होगी? A1 की वैल्यू। तो A1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 डालने पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3, 0 डालने पर दोनों में 0 आ जाएगा, सो लोअर लिमिट की कोई टेंशन नहीं है। तो A1 की वैल्यू हो गई 1/2 माइनस 1/3, दैट इज 1/6 हो जाएगा। तो मैं यहां से ये कहूंगा सर इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो A1 एरिया का 2 गुना हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ A1 यानी 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर, है ना? ठीक है दोस्त, समझ में आया? अच्छे सवाल हैं, सब प्रीवियस ईयर बाबा, सब के सब प्रीवियस ईयर, बढ़िया। चलते हैं अगले सवाल पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? फिर से इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी। हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग इसे अलग अलग इक्वेशंस में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, ये 0 लेस देन इक्वल टू वाई लिखा है, कॉमा, फिर y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, कॉमा,
एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा है, गलती नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा है, कॉमा, फिर जीरो लेस देन इक्वल टू वाई पहले ही लिखा हुआ है, और वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, और फिर जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लिखा है, और एक्स लेस देन इक्वल टू टू लिखा है। ये कुछ इन इक्वेशंस हमें दिए गए हैं जिनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट लिया हम लोगों ने एग्जैक्ट पढ़ते हुए। तो हम कहेंगे सर इसमें से सबसे पहला पार्ट हम लोग लेते हैं इक्वेशंस का। कौन सा? इक्वेशंस का। सर इक्वेशन लेंगे, खासकर आप लोग ध्यान दीजिए इक्वेशंस में कि सर पहला इक्वेशन हम लोग कर्व वाला ले लेते हैं, दैट इज वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं वाई बराबर एक्स प्लस वन। फिर हम लोग लेते हैं सिंपल वाले, जैसे x बराबर 2 हो गया, x बराबर 0 हो गया, और x बराबर बेटा क्या हो गया 2 हो गया, नहीं सॉरी y बराबर 0 हो गया, दिस इज y बराबर 0। तो देखो बेटा ये तो एक पैराबोला है, और पैराबोला कैसा है सर? एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस वन है, यानी इसका जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स क्या हो जाएगा सर? 0,1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे सर, ये देखिए 0,1 पर इसका वर्टेक्स सेट किया गया है, और अपर फेसिंग पैराबोला ऊपर की तरफ बन गया। तो इतना पार्ट हमारा हो गया, है ना सर? ये हमारी एक लाइन है, इस लाइन की प्लॉटिंग अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? एक्स और वाई के पॉइंट्स निकाल लेते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू 1, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू -1। तो देखिए बेटा -1 0 और 0,1 से ये गुजर रहा है, ये वाली लाइन हो गई। दिस इज द कर्व जो कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन से बन रहा है, एंड दिस इज द लाइन जो कि y बराबर x प्लस वन से बन रहा है। सर हमें x बराबर 2 दिया गया है, तो ये वाली लाइन देखिए बेटा, ये x बराबर 2 हो जाता है। सर x बराबर 0 जो है वो हमारे पास y एक्सिस हो जाता है, और y बराबर 0 जो है वो x एक्सिस हो जाता है। लेकिन सर बाउंडेड रीजन अभी भी नहीं समझ में आया। बाउंडेड रीजन कौन सा होगा? वो तो हमें इनइक्वालिटी बताएगा ना। बाउंडेड रीजन तो ये भी हो सकता है, ये छोटा सा रीजन। आप तो ये भी कह सकते हो ना कि ये छोटा रीजन मेरा बाउंडेड रीजन हो सकता है। कौन सा? दिस वाला, है ना? ये दिख रहा है ना, जरा सा पिंक हुआ है क्या? हल्का सा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। बाउंडेड रीजन तो सर ये भी हो सकता है, बाउंडेड रीजन तो सर ये भी हो सकता है। तो कौन सा बाउंडेड रीजन लें? तो ये हमें बताएगा डायग्राम बेटा, ये हमें डायग्राम बताएगा, ये हमें ये पूरा इनइक्वालिटी वाला पार्ट बताएगा कि हमें बाउंडेड रीजन कौन सा लेना है। तो यहां से आप चलेंगे बेटा इनइक्वालिटी पे, सॉरी इनइक्वालिटीज पे। जब हम लोग इनइक्वालिटीज की बात करेंगे तो बेटा y की वैल्यू एक्चुअली में लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वन दी गई है, यहां पर y की वैल्यू लेस देन एक्स प्लस वन दी गई है। अच्छा, और x की वैल्यू जो है वो लेस देन 2 दी गई है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी गई है, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी गई है। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो इस जगह पर होती है, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बेटा इस जगह पर होती है, यानी ये दोनों मिलकर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहे हैं कि मेरा एरिया एटलीस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा, है ना? x ग्रेटर देन 0 इधर होता है, y ग्रेटर देन 0 इधर होता है, यानी मेरा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सर ये कह रहा है x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, यानी मेरा एरिया 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, यानी इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। ओहो, ऐसी चल लेगा बातचीत। हाँ बेटा, आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है कि सर मेरा 0 से लेकर 2 के बीच में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये वाली बात भी समझ में आई, ठीक है। अब इसको अगर आप देखना चाहते हो तो ये दोनों कर्व जो है बेटा, चाहे आप पैराबोला की बात करो चाहे आप लाइन की बात करो, ये दोनों के दोनों ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं। सर कहां से पास नहीं हो रहे हैं? ओरिजिन से ये पास नहीं हो रहे हैं। तो मैं दोनों की इनइक्वालिटी ओरिजिन पर चेक कर लूं, ठीक है सर। चेक एट 0 0, इन दोनों की इनइक्वालिटी में 0 0 पे चेक कर लूं तो आप कहेंगे सर 0 इज लेस देन 0 प्लस 1, आप कहेंगे हाँ सर ट्रू है, ठीक है। यहां रखेंगे 0 इज 0 प्लस 1 से लेस देन है, आप कहेंगे हाँ सर ये भी ट्रू है। तो ये दोनों कर्व्स ने 0 0 को क्या बोला कि सर मेरे को इन्हीं की तरफ शेड करना है, यही रीजन मेरे को रखना है। तो हम कहेंगे कि सर ये पैराबोला कहता है कि 0 0 की तरफ शेड करो, जहां पर 0 0 की शक्ल है उस तरफ शेड करो, और ये लाइन कहता है सर जहां 0 0 की शक्ल है उस तरफ शेड करो, अपना काम हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली में सर सारी बातों को अगर ध्यान दें तो ये कहता है 2 से छोटा रखना, ये कहता है 0 से बड़ा रखना, ये कहता है y से बड़ा रखना, और ये कहता है कि सर
हमारा पैराबोला से नीचे और लाइन से नीचे रहेगा तो एक्चुअली में ये वाला रीजन मेरा एरिया में आ जाएगा। फिर से बताऊं कैसे? देखो बेटा, 0 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। सर y 0 से बड़ा होना चाहिए, लाइन से नीचे होना चाहिए, पैराबोला से नीचे होना चाहिए। हो गया बाउंडेड रीजन, है ना? तो यहां तक जब हम लोगों ने समझ लिया तो हमारा टारगेट आता है कि सर एक्चुअली में अब फोकस करने वाली चीज हो जाती है कि यहां देखो कर्व ना पहले पैराबोला चल रहा है और अचानक पैराबोला चलते चलते यहां से कर्व ने मारी पलटी, और पलटी मारने के बाद सर अब लाइन का इक्वेशन इंटीग्रेट हो रहा होगा। पहले पैराबोला से इंटीग्रेट हुआ, फिर अचानक लाइन की तरह इंटीग्रेट हो गया। तो मुझे यहां क्या चाहिए सर? मुझे यहां पर जरूरत है किसकी? इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की, कि ये दोनों कहां पर आकर मिले, कहां इनका संगम हुआ सर? ये संगम हमें पता करना है। तो चलिए संगम पता करते हैं। हमने कहा सर इंटरसेक्शन पे बात करते हैं। इंटरसेक्शन कहां पर हुआ? ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। सर किसका? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और y बराबर x प्लस 1 का इंटरसेक्शन चाहिए। दोनों का y अगर बराबर रख दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। तो या तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी या तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर देखो, एक तो x बराबर 0 पर ये जुड़ ही रहे हैं, तो एक कहां पर आएंगे सर? एक इनका इंटरसेक्शन जो होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा बेटा कहां पर होगा? 1 पर होगा। और ये वाला पॉइंट तो है ही सर 2, है ना? ये वाला पॉइंट तो है ही सर 2। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम कहेंगे सर ये वाला एरिया A1 मान लेते हैं, ये वाला एरिया A2 मान लेते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2। बाप रे, ऐसी थोड़ी ना 6 मार्क्स मिले हैं इन क्वेश्चन के, हैं? तुम्हें लग रहा हलवा पूड़ी बट रहे हो, हैं? ना जी ना, करना पड़ो इतना काम। तो इतना मेहनत ना करोगे तो कैसे आओगे मार्क्स? नहीं आओगे, हैं जी? चलें आगे। चलो अब इसका एरिया निकालते हैं। हमने कहा सर 0 से 1 तक हमें पैराबोला को इंटीग्रेट करना है और 1 से लेके 2 तक लाइन को इंटीग्रेट करना है। सर हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? एरिया 1 प्लस एरिया 2 हो जाएगा। सर 0 से 1 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करना है, अच्छा, और फिर 1 से लेके 2 तक सर लाइन को इंटीग्रेट करना है। दोनों में y की वैल्यू निकालेंगे। अब बेटा कॉमन सेंस लगा लेना, दोनों y का मतलब सेम नहीं है। यहां पैराबोला वाला है और यहां लाइन वाला y है ना? तो पैराबोला वाला y की वैल्यू कितनी है सर? पैराबोला वाले y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा सर, यहां से 0 से 1 तक हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे, जबकि यहां पर 1 से लेके 2 तक हम लोग x प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे, है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स हो जाएगा, जिसमें हम लोग 0 से लेके 1 तक का लिमिट डाल रहे होंगे, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स हो जाएगा, जिसमें हम लोग 1 से लेके 2 तक का वैल्यू डाल रहे होंगे। तो यहाँ अपर लिमिट डालते हैं तो बेटा ये 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस जीरो प्लस 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म। प्लस यहाँ पर हम लोग अपर लिमिट डालेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 हो गया, और 1 डालेंगे तो बेटा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों के पास आ जाएगा। ओके सर, सो दिस इज 1/3 प्लस 1 यानी 4/3 आ जाएगा इसका एरिया। तो और प्लस ये 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2 यानी कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। ऐसा कुछ हमारे पास एरिया आ रहा होगा, है ना? यहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो सर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो ये आ गया 23/6 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। मजा आया? आया सर, हैं जी? बढ़िया सवाल था, काफी बेहतरीन क्वेश्चन। डायग्राम भी इसका तगड़ा, बनाने में भी मेहनत लगेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट्स वगैरह 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 सारी चीजें आप लोगों को देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हैं, तब जाके ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पा रहा है ना? मजा आ रहा है कसम से, है ना? चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स क्यूब एंड y बराबर x। अरे ये तो हलवे हलवे से कर्व है सर, हलवे हलवे से कर्व है। अब देखो अगर मैं इनके बीच में बाउंडेड एरिया निकालूंगा तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अपना बाउंडेड हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा ना दोस्त, ऐसा करके, है ना? ये हो गया सर, बढ़िया। ओके, अब ध्यान से देखिए दोस्त, ध्यान से देखिए सर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मुझे पता लग जाए तो अपना बहुत सारा काम कवर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर पता लग जाए,
क्योंकि ये तो सर समझ में आता है कि ये वाला पॉइंट हमारे पास 0 है, ये पॉइंट कितना होगा ये पता लग जाए बस। इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लेते हैं सर। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कहां से, इंटरसेक्शन पॉइंट से। सर y बराबर एक्स का क्यूब दिया हुआ है और y बराबर एक्स दिया गया है, तो हम कहेंगे सर x का क्यूब बराबर x ले लेते हैं, तो x का क्यूब माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। सर या तो x बराबर 0 हो जाएगा, या तो x बराबर 1 हो जाएगा, या तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। तो यू कैन क्लियरली सी दैट बेटा, देखो एक तो हमारा x बराबर माइनस 1 पे कट रहा है, ठीक है, एक सर 0 पर कट रहा है और एक बेटा 1 पर कट रहा है। तो कुल मिलाकर हमें तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहां पर मिल जाते हैं दोनों कर्व्स के। जी सर, क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये दोनों सिमेट्रिक फिगर्स हैं, है ना? और अगर ये बच्चे सिमेट्रिक फिगर्स हैं तो इसका जो एरिया होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, दोनों का एरिया हमारे पास बराबर हो जाएगा। अब तो सर बस हमें समझ में आ गया क्या करना है। हम जानते हैं रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। सर एरिया को निकालना चाहते हैं तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, हमें 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ इतना एरिया, जिसमें आप कहेंगे सर अपर कर्व हमारे पास क्या आ रहा है, अपर कर्व हमारे पास लाइन आ रहा है, और लोअर कर्व क्या आ रहा है सर, लोअर कर्व हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है ना, ये क्यूबिक का ग्राफ आ रहा है। तो अब मैं डायरेक्टली रखना शुरू कर रहा हूं बेटा, आई होप आप लोग धीरे धीरे इन चीजों को ग्रैप करेंगे कि सर अपर कर्व हमारा लाइन आ रहा है और लाइन तो एक्स है, और लोअर कर्व हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डीएक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की क्यूब का हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, ब्रैकेट्स क्लोज 0 to 1 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ चल रहा है बेटा, अपर लिमिट डालेंगे तो ये 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, लोअर लिमिट सर 0 माइनस 0 हो जाएगा, सो नो इश्यूज विद दैट। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बेटा 1/2 से 1/4 गया तो 1/4 बचेगा, यानी मेरा आंसर कितना आ जाता है बेटा 1/2 आ जाता है। आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो हलवा सवाल हो गया सर, एकदम हलवा, है ना? तो आने वाले सवालों पर इतना भरोसा ना करें, हो सकता है आने वाले सवाल थोड़े से और मुश्किल हो जाएं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चुन चुन के कूटेंगे भाई, चुन चुन के कूटेंगे। चलें फिर अगले सवाल पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, ये रहा, ओके जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये तो डायरेक्टली बनाना जानते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वर्टेक्स a, 0 हो जाएगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा 0, b हो जाएगा, ये वर्टेक्स माइनस a, 0 हो जाएगा, और ये वर्टेक्स हमारे पास 0, माइनस के b हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना? और ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसका x का इंटरसेप्ट a है और y का इंटरसेप्ट b है, तो सर ये लाइन a0 और 0b से गुजरेगी, ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। तो इनसे स्मॉलर रीजन का जो बाउंडेड रीजन बन रहा है वो ये हो जाएगा। अरे हाँ सर, ये तो आसान सा सवाल लग रहा है, जिसमें हमारा अपर कर्व कौन सा है सर, अपर कर्व हमारे पास एलिप्स का कर्व है ना? और लोअर कर्व कौन सा है सर, लोअर कर्व हमारे पास लाइन का कर्व है। ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है? जी सर, कोई बात नहीं, ये तो बड़ा इजी सा लग रहा है। तो अब हम लोग डायरेक्टली बिना कोई माथाफोड़ी करे यहाँ पर क्या निकालेंगे सर, रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर हमारा निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करना है। अपर कर्व में हमारे पास बेटा क्या आ रहा है, एलिप्स आ रहा है, तो यहां पर y एलिप्स ले लेते हैं बेटा, ऐसे करके लिख देता हूं y एलिप्स माइनस y लाइन ले लेते हैं। इनका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में। ओके बेटा, थोड़ी मेहनत लगेगी। यहां से y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास पता है कैसा एक अजीब सा ऐसा कुछ सीक्वेंस बनेगा, दैट इज b अपॉन में a अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बनकर आएगा। एंड और माइनस जब यहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये b अपॉन में a क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों के पास ये बनकर आएगा जिसका इंटीग्रेशन आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे, है ना? ये कुछ बन जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया, कर देंगे अब इंटीग्रेट। b अपॉन ए अपना कॉमन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बेटा इसका स्पेशल इंटीग्रेशन से करेंगे तो x अपॉन में 2 अंडर द रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x बाई ए, इसका कंप्लीट स्पेशल इंटीग्रेशन हो गया, है ना?
और इसका इंटीग्रेशन बी अपॉन ए कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस में ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ होल एंड सोल, जो कि 0 से ए तक लेकर कर रहे होंगे। ओके सर, अपर लिमिट को सब्सटीट्यूट करें, अपर लिमिट को सब्सटीट्यूट करें तो बी अपॉन में ए चल रहा है, ठीक है जी। और इसमें a अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 0, तो यहां पर आ जाएगा अपर लिमिट में 0। यहां a डालेंगे तो ये बन जाएगा a अपॉन में साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है सर। यहां a डालेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा और यहां a डालेंगे तो प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, समझ में आती है, ये होगी अपर लिमिट। लोअर लिमिट को डाल के देखते हैं बेटा, जैसे मैं जीरो डालूंगा ये जीरो, जीरो डालूंगा ये जीरो, जीरो डालूंगा ये जीरो, ये जीरो डालूंगा ये जीरो, तो इतने में ही अपना काम निपट जाता है। सर मेरे को पूरी इक्वेशन में ए स्क्वायर कॉमन मिलता है, तो मैं ए स्क्वायर को कॉमन लेकर बेटा ए स्क्वायर बी अपॉन में ए लिख सकता हूं। जी सर, यहां पर अपने पास बचता है बेटा पाई बाई 4, दिस इज पाई अपॉन में 4। ये बचता है -1 प्लस 1/2, तो माइनस के 1/2 बचता है बेटा। एक ए से एक ए काट दोगे तो आपके पास ए बी टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस 1/2 बचेगा, एंड यही मेरा फाइनल आंसर इसका निकल कर आ जाता है ना। मान लीजिए कि आप लोग सीयूडी का एग्जाम दे रहे हैं, तो तब आप इंटीग्रेशन से मत करना बेटा इस क्वेश्चन को, तब आप लोग इसे ऑप्शनल, अगर ये ऑप्शन आपके सामने ऑप्शंस आते हैं तब आप कैसे निकालोगे, तब आप कहोगे सर मेरे पास एलिप्स का एरिया कितना होता है। इधर ध्यान से देखिए बेटा, एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है, एरिया ऑफ एलिप्स होता है बेटा पाई इंटू ए बी होता है ना, ठीक है सर। और फिर हमारे पास इसका एरिया कैसे निकालेंगे सर, इसकी लेंथ है बी, इसकी लेंथ कितनी है बेटा ए, तो इसका एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा ए बी बाई 2। हाँ सर, ए बी बाई 2 हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा बेटा इतना, सिर्फ इतने एलिप्स की अगर मैं बात करूं तो इतना एलिप्स कितना हो जाएगा, पाई ए बी का 4th पार्ट, है ना। तो अगर मैं यहां से ये कहूं कि मेरा रिक्वायर्ड एरिया अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहता हूं, रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली निकालना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा सर पाई ए बी अपॉन 4 में से एक काम करो, ए बी अपॉन में 2 माइनस कर दो, तो आप यहां से ए बी कॉमन लोगे तो बेटा देखो आपके पास पाई अपॉन में 4 माइनस 1/2 आ जाएगा। ओ हो, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं अगर आप इसे विदाउट इंटीग्रेशन करना चाहें, लेकिन बोर्ड के पेपर में तो सर इंटीग्रेशन करके ही बताना पड़ेगा ना, बिना उसके तो हो नहीं पाएगा, कद्दू हाथ में नहीं आएगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शनल बेसिस पे इस क्वेश्चन में जा रहे हैं तो कोई बिल्कुल गलती नहीं करनी है, आपको इसे विदाउट इंटीग्रेशन करने की कोशिश करनी चाहिए इफ यू आर गोइंग विद एन ऑप्शंस। लेकिन अगर आपको रिटर्न सॉल्यूशन देना है तो रिटर्न सॉल्यूशन में आपको इतनी मेहनत करके देना होगा एंड उसके बाद ही आंसर आएगा। है ना जी, बढ़िया। तो चलें अगले सवाल पे, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ हो, फिर से हमारे पास इनइक्वालिटी का सवाल है भाया, इनइक्वालिटी का सवाल है। तो इनइक्वालिटी को डील करेंगे, कैसे डील करते थे सर, हम डील करते थे एक बार इक्वेशंस को लिख लेते थे। देखो बेटा यहाँ पर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x दिया गया है, और ये तो अलग अलग लिखे ही हुए हैं, सो नो नीड टू राइट इट अगेन, बट मैं स्टिल लिख रहा हूँ ताकि ट्रेडिशन या फिर कल्चर हमारा ना खराब हो। ठीक है जी, चलिए सर, ओके, मजाक बहुत करे हो आप। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले पार्ट हम लोग इक्वेशंस के लिए डील करेंगे। इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, उन इक्वेशंस के बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ, 4x दिया है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया बेटा, 9/4 दिया है। तो हम कहेंगे सर ये तो पैराबोला हो गया, ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है 3/2 है, सेंटर कितना है 0 0 है और रेडियस कितना है सर 3/2 है, एंड दिस इज अपर राइट फेसिंग पैराबोला, दिस इज राइट फेसिंग पैराबोला। ठीक है सर, हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है ना, तो डायग्राम ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये सर कहाँ कट रहे होंगे ये पता लग जाए तो अपना मतलब मजा ही आ जाएगा। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को पता लग जाए कि ये कहाँ कट रहा है, ये पॉइंट हमें पता होना जरूरी है। तो हम लोग साथ साथ बेटा ज्यादा मस्ती ना करते हुए इंटरसेक्शन पॉइंट भी यहां पर पता कर लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट में सर हमारे पास
वाई स्क्वायर बराबर 4x है और एक जगह पे 4x² प्लस 4y² बराबर 9 है। तो मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x यहां पर चिपका दो सर। तो हमारे पास 4x² प्लस 16x माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर इसे फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। 18x माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0। तो ये फैक्टर हो जाएगा बेटा 2x प्लस 9 और 2x माइनस 1 में ये फैक्टर हो जाएगा ऐसा करके। ठीक है जी, हाँ ऐसा ही हो जाएगा। 9 दूनी 18, ठीक है। तो x की वैल्यू सर एक तो माइनस के 9/2 आ जाएगा और एक बार x की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। बेटा देखो माइनस के 9/2 पर तो ये कभी कटने नहीं वाला, क्योंकि राइट फेसिंग पैराबोला है। तो कहाँ से बेटा पीछे x बराबर माइनस 9/2 कट नहीं सकता। तो ये वाला पॉइंट जो होगा बेटा इसे हम लोग बोल देंगे नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ओहो हो नहीं सकता। तो ये 1/2 हो जाएगा। नाउ दिस पॉइंट, इसके बारे में हमें पता चला कि सर ये 1/2 है, ये वाला पॉइंट सर 0 है, रेडियस हमारा 3/2 था, तो सर ये वाला पॉइंट हमारे पास 3/2 हो जाएगा। ओहो मिल गया, मजा आया यहां तक, है ना, चीजें समझ में आई सर। ग्राफ जब हम लोगों ने ड्रॉ किया तो कुछ पॉइंट्स की मदद से हम लोगों ने ये पॉइंट्स ढूंढ लिए हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या चलते हैं सर, नेक्स्ट स्टेज में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग इन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। वैसे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि सर इसमें हमारा बाउंड्री रीजन कौन सा होगा, लेकिन स्टिल हम लोग प्रथा नहीं तोड़ेंगे। क्या पता सर कहीं पर पोपलू बन जाए हमारा, है ना, पोपलू नहीं बनाना। इन इक्वेशंस को डील करेंगे सर। इन इक्वेशंस में हमारे पास वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन 4x बताया जा रहा है और 4x² प्लस 4y² जो है वो लेस देन 9 बताया जा रहा है। अच्छा ये दोनों देखो बेटा, सर्कल तो है वो 0 0 से पास नहीं हो रहा है और पैराबोला जो है वो 0 0 से पास हो रहा है। तो हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हैं जो दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वो 1/2, 0 है। कौन है बेटा 1/2, 0। तो मैं इसको कहां चेक करता हूं सर, चेक एट 1/2, 0। तो जब मैं इसे 1/2, 0 पर चेक करूंगा तो सर 0 का जो स्क्वायर होता है क्या वो लेस देन 4 इंटू 1/2 होता है। आप कहेंगे हाँ सर ये तो टूरू है, ओ मांगो टूरू लव है ऐसा कुछ। तो फिर यहां पर हम लोग रखेंगे 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 0, ठीक है, इस लेस देन 9 होता है। आप कहेंगे हाँ सर ये भी टूरू है, ओ मागो फिर से टूरू लव, दोनों में टूरू आ गया। तो ये कह रहा है कि सर मेरा सर्कल जो है वो भी इस पॉइंट को ही, मेरा सर्कल जो है वो भी इस पॉइंट की तरफ शेड करना चाहता है, यानी ये इधर से इस तरफ शेड करेगा, ये इधर से इस तरफ शेड करेगा, ये इधर से इस तरफ शेड करेगा, और हमारा जो पैराबोला है वो भी सर इस पॉइंट को ही शेड करना चाहता है। तो इसका मतलब सर मेरा बाउंडेड रीजन फिक्स हो चुका है, वो है ये वाला रीजन। कौन सा, ये वाला रीजन मेरा बाउंडेड रीजन में गिना जाएगा, है ना। ठीक है सर, तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे सर, वही वाला खेल है कि 0 से लेके 1/2 तक की बात करें तो कर्व हमारा पैराबोला वाला यूज हो रहा है, और अगर हम लोग 1/2 से 3/2 की बात करें तो कर्व हमारा सर्कुलर वाला यूज हो रहा है। तो अगर मैंने इस वाले एरिया को A1 बोल दिया तो इस वाले एरिया को A2 बोल दूंगा। सेम एरिया अपने को नीचू भी मिल रहा होगा, तो हमें डबल करके एरिया देना होगा। कैसे देना होगा, डबल करके एरिया देना होगा। ये हमारा बेसिक आइडिया है। तो चलिए इसे फ्रेश पेज में करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं कि सर हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा सर डबल ऑफ A1 प्लस A2 हो जाएगा। सर A1 एरिया की बात करें तो A1 एरिया 0 से लेके 1/2 है और उसमें पैराबोलिक कर्व को इंटीग्रेट करना है, ठीक है सर। प्लस हम लोग 1/2 से लेके 3/2 तक बेटा सर्कुलर एरिया को, सर्कुलर रीजन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ऐसे करके ये इंटीग्रेट हो रहा है। तो पैराबोला में y की वैल्यू कितनी है सर, पैराबोला में y की वैल्यू है 2√x। ओहो हो, रूट भी आ रहा है यहाँ पे, यही तो बदतमीजी कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर, हैं जी। फिर अगर मैं सर्कल की इंटीग्रेशन निकालूं तो बेटा ये 9/4 माइनस x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 9/4 माइनस x² आ जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों के पास बन जाएगा, बढ़िया जी, है ना। चलिए अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर हमारे पास 2 तो है ही सर, 2√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4/3 x की पावर 3/2, इसमें डल जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 से 1/2।
प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे एक्स अपॉन में 2 अंडर द रूट 9 अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 दैट इज 9 अपॉन में 8 साइन इनवर्स में x अपॉन में a करेंगे तो 2x अपॉन में 3 आ जाएगा। इसमें लिमिट हमारी क्या चल रही है सर 1/2 से लेके 3/2। बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है बेटा, तगड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा कहीं पर भी चूक ना जाएं। ठीक है जी, चलिए अपर लिमिट डालते हैं इसका अपर लिमिट डालते हैं तो 1/2 का पावर 3/2 करेंगे तो 1 अपॉन में 2√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2√2 यानी 4/3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2√2 आ जाएगा। जीरो डालेंगे तो बेटा जीरो आ जाएगा। सो नो वरीज, नो वरीज। ठीक है, आगे चलते हैं सर, इसमें अपर लिमिट डालते हैं थोड़ा ध्यान से। 3/2 डालेंगे तो बेटा 9/4 माइनस 9/4 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहां 3/2 डालेंगे तो हमारे पास प्लस 9/8 टाइम्स ऑफ π/2 आ जाएगा। बढ़िया सर, ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट डालते हैं बेटा, 1/2 डालूंगा तो ये तो बन जाएगा 1/2 का 1/2, 1/2 का हाफ हो जाएगा 1/4। अच्छा, यहां 1/2 डालूंगा तो 9/4 माइनस 1/4 दैट इज 8/4 यानी √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर √2 आ जाएगा। बढ़िया है, यहां तक मजो आ रहा है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास प्लस 9/8 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। बढ़िया भाई, हाँ मेरे तो पसीने छूटने लग गए हैं, तुम्हारे क्या हाल है? तुम्हारे क्या हाल है? मेरे तो पसीने आने लग गए। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थोड़ा आस्तीन वास्तीन चढ़ा लूँ है, मज़ा नहीं आ रहा अब मेरे को, लेकिन मज़े तो दिलाऊंगा मैं। चलो ठीक है बाबा, तो यहाँ तक है। चलिए ठीक है, घबराना नहीं है अभी भी। आप यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स बचेगा, √2 से कैंसिल करेंगे तो √2 अपॉन में 2 3 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त? √2 अपॉन में 3 बचेगा। बढ़िया, इसको भूल जाओ, जीरो भूल जाओ बेटा। ये कितना बन गया? प्लस 9 अपॉन में 16 बन गया। बढ़िया सर, यहां से इसको ऐसे काटोगे तो बेटा ये काटना तो है नहीं, √2 अपॉन में 4 आ जाएगा। बढ़िया सर, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, 9/8 साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, हैं जी, यहां तक चल रहे हैं। चलो बढ़िया, √2 अपॉन में 3 माइनस √2 अपॉन में 4 डायरेक्टली बेटा √2 अपॉन में 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ √2 अपॉन में 12 आ जाएगा, प्लस 9π/16 माइनस 9/8 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स में 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। और ये हो गया। फाइनली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 अपॉन में 6 प्लस 9π/8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स में 1/3 आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये हुआ एक धुआंधार सवाल का धुआंधार खात्मा। कैसा था दोस्त? बहुत बढ़िया सवाल था, है ना? इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया था। तो ये सवाल ऐसे हैं कि बेटा अगर पेपर में आते हैं तो यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड उसके बाद आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं, मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं। ऐसे कई सवाल आप लोगों को मिलेंगे दोस्त, और ऐसे हैं सवाल, लेकिन मैं आपको हर एक एक्सट्रीम लेवल तक क्वेश्चंस को ले जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग तैयार रहें कि भाई पेपर में कुछ भी आ सकता है ना? समझ में आ गया? चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, 3 सवाल और रहते हैं भाई, कर लेंगे अभी, हो जाएगा जी अभी, है ना? ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन। सर फिर से इंटीग्रेशन बोल रहा है। सर इंटीग्रेशन ना करे तो कैसे कर सकते हैं? डिटरमिनेंट पढ़े थे, डिटरमिनेंट में तीनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से एरिया और ट्रायंगल ढूंढ सकते थे। हाँ सर ढूंढ सकते थे, लेकिन ये बोल रहा है मैं मार्क्स तो तभी दूंगा जब इंटीग्रेशन से करके बताओगे। तौबा 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 है। तो a बराबर 2/5 दे रखा है बेटा, 2/5 कहाँ आ रहा होगा सर? a बराबर 2/5 यहाँ कहीं आ रहा होगा, है ना? ये कहीं 2/5 होगा। सर b बराबर 4/7 दे रहा है, 4/7 कहाँ आ रहा होगा बेटा? 4/7 यहाँ कहीं आ रहा होगा। दिस इज 4/7। अच्छा ठीक है, और ये c बराबर 6/2 आ रहा होगा। अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ बेटा, देखो सही सही जगह पर गिर गए हैं। अब हमें चाहिए क्या सर? हमें चाहिए ab की इक्वेशन। हमें चाहिए सबसे पहले ab की इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सर उसी से तो इंटीग्रेट करूंगा ना जब तक ab की इक्वेशन नहीं होगी। तो चलो भाई इक्वेशन ऑफ ए बी ढूंढते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी ढूंढते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा सर? स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो या 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो तो ये हो जाएगा y-2 बराबर y2 माइनस y1 यानी 7-5 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी 4-2 इंटू में x-2 हो जाएगा।
तो आप कहेंगे सर y बराबर कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 2, y बराबर x, कुछ गलती हुई क्या, 7 माइनस 5, 4 माइनस 2, और ओहो मैंने ये गलती कर दी बच्चे, ये गलती कर दी, यहाँ पर y माइनस 5 आना था, यहाँ क्या आना था, y माइनस y1 आना था, तो ये x माइनस 2 प्लस 5 x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो गई इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है जी, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज y बराबर x प्लस 3, ये मेरी इक्वेशन हो जाती है। बढ़िया सर, ठीक है। आगे सर मैं क्या निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बी सी अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस के 7, फिर से गलती वही वाली, y माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4 हो जाएगा। तो सर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज माइनस 5 अपॉन में 2, माइनस 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई x माइनस 4 प्लस 7 हो जाएगा। तो इसे सर और अच्छे से थोड़ा शकल सुधार के लिखा जाए तो माइनस के 5x अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 अपॉन में 2 दैट इज 10, 10 प्लस 7 कर देंगे तो प्लस के 17 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। सो दिस लाइन हैज एन इक्वेशन ऑफ, बीसी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती है दोस्त, लिख देते हैं अभी, माइनस के 5x बाई 2 प्लस 17, y बराबर माइनस के 5x बाई 2 प्लस 17, ये हो जाता है। ठीक है सर, लास्ट इक्वेशन ऑफ एसी ढूंढ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एसी ढूंढेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप 2 माइनस 5 अपॉन में 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो गया माइनस के 3, ये हो गया 4, यानी माइनस के 3 अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस 5 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये माइनस के 3 अपॉन में 4x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस 5 तो 13 अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस के 13 अपॉन में 2 हो जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को मिल रहा है। तो ये वाली इक्वेशन जो है दोस्त, इसे भी लिख देते हैं। है ना, अब मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद कुछ चीजें पता लगती हैं जिसे मैं अगर ऐसे करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो ये वाला पॉइंट कहाँ गिर रहा है सर, ये वाला पॉइंट आके गिर रहा है 2 पर, ये वाला पॉइंट आकर गिर रहा है सर 6 पर। ठीक है, दिस पॉइंट कम्स आउट टू 6 एंड दिस पॉइंट इज 4, है ना। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया सर, ये हो गया अपने पास 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। अब अगर मैं एरिया की बात करूं दोस्त, तो एरिया मुझे कौन सा ढूंढना है, मुझे ये वाला एरिया ढूंढ कर निकालना है, ये वाला एरिया, है जी, समझ में आ रही है जी, बिल्कुल समझ में आ रही है। लेकिन ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है सर, ये वाली लाइन की इक्वेशन है y बराबर माइनस के 3 अपॉन में 4x प्लस 13 अपॉन में 2, ये वाला एरिया हमारे पास आता है। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि सर इसमें हमारे पास अगर मैं अपर कर्व इसको लूं और लोअर अपर कर्व इसको लूं, इन दोनों को अपर कर्व ले लूं, तो उसमें से लोअर कर्व ये वाला माइनस हो जाएगा, है ना। मैं इसे ऐसे समझाता हूं, देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बेहतर समझ में आएगा। मैं कहता हूं कि सर एक एरिया आप ये वाला ले लो, ये वाला एरिया ले लो, दिस इज A1 एरिया, जो कि इसको इंटीग्रेट करने से मिलेगा। ठीक है सर, एक एरिया आप ये वाला ले लो जो कि इसको इंटीग्रेट करने से मिलेगा। ठीक है, एक एरिया आप ये वाला ले लो जो कि इसको इंटीग्रेट करने से मिलेगा। तो पहले दोनों एरिया को इंटीग्रेट करके जोड़ दूंगा और ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये पिंक वाला एरिया बचेगा। बस यही करना है हमें। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि सर एक्चुअली में हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होना चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, होना चाहिए A1 प्लस A2 को इंटीग्रेट करके A3 को माइनस करना है। क्या करना है सर, A3 को माइनस करना है। हम लोग इसको मेंशन भी कर देते हैं कि सर ये A1 एरिया मान लो, इसे A2 एरिया मान लो, और ये वाला जो नीचे वाला एरिया है ना सर, इसको A3 एरिया मान लो, इस टोटल को A3 एरिया मान लो। तो A1 और A2 को जोड़ के A3 माइनस करेंगे। अब ऑब्वियसली बात है A1 A2 जो है वो पूरा ऊपर से नीचे तक है, सिर्फ वो पिंक वाला एरिया नहीं है रे बाबा। मैं
नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे करना पड़ेगा उस चीज को, है ना। ठीक है, चलिए A1 एरिया जो है वो सर कहां से कहां तक है, वो 2 से लेके 4 तक है, जिसमें y की वैल्यू क्या है सर, x+3 है, तो x+3 को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। प्लस यहां पर हमारे पास 4 से लेके 6 तक A2 एरिया आ रहा है, जिसमें y की वैल्यू क्या है, -5x अपॉन में 2 है, और +17 हमारे पास आ रहा है, दिस इज dx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे हम लोग, और माइनस सर 2 से लेके 6 तक पूरा A3 एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें y की वैल्यू क्या है, -3 अपॉन में 4x प्लस 13 अपॉन में 2 है, ये हमारे पास एरिया आ जाता है। अब बेटा है तो बेसिक से इंटीग्रेशन, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर निकालकर कमेंट सेक्शन में लिखें कि व्हाट शुड बी द आंसर, और आपके लिए हिंट ये है कि हिंट में इसका आंसर का हिंट ये है कि इंटीजर टाइप आंसर है। हिंट क्या है, इंटीजर टाइप, यानी आपका आंसर ना फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, ये आप लोगों का हिंट है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे इंटीग्रेट करें, इसमें से वैल्यू को निकालें और फिर बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बाकी मैं कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा इसका सही जवाब। बढ़िया भाई, एकदम डन डना डन, सही से समझ में आ गया। चलिए कि इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, काफी खूबसूरत सवाल है। इधर देखेंगे दोस्त, ये क्वेश्चन कैसे अलग है। इसमें हमें ट्राइंगल का एरिया तो ढूंढना है, लेकिन इस बार ना मुझे 3 इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिए। ये पिछले वाले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है सर, ये पिछले वाले क्वेश्चन से ऐसे डिफरेंट है, ओहो मालिक, ये पिछले वाले क्वेश्चन से ऐसे डिफरेंट है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स दिए गए थे, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई। ये इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट है कि हमें सर लाइंस दे दिए गए हैं, हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो मैं कहूंगा सर हमें सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को, सॉल्व करने पड़ेंगे। हमारे पास x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0 है, ये पहली लाइन है, और हमें y माइनस एक्स बराबर 1 दिया है, यानी माइनस के x प्लस वाई बराबर हमें 1 दिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये बराबर 2 हो जाएगा और ये बराबर 1 हो जाएगा, तो ऐसे अगर x से x कटा तो 3y बराबर 3 हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। तो सर ये वाला पॉइंट देखो यहाँ मिल गया 1,0, जी सर ये 1,0 यहाँ मिल गया, नहीं 0,1, ओहो क्या मिल गया, 0,1 यहाँ मिल गया। बढ़िया सर ये वाला पॉइंट। ये सर कौन कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 की इक्वेशन है, जी सर। अभी मुझे नहीं पता कि लाइन नंबर 1 ये है, लाइन नंबर ये है, लेकिन कॉमन सेंस अगर लगाए ना तो आपको पता चल जाएगा। कैसे बेटा, देखो इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव, या अगर ये नेगेटिव स्लोप का है तो ये नीचे जा रहा होगा, यानी ये कंफर्म ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, x प्लस 2y बराबर 2 लाइन हो जाएगी, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी सर, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 हो जाएगी। आप इतना अंदाजा लगा सकते हो, और ऑटोमेटिकली थर्ड वाली लाइन क्या हो जाएगी, 2x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। लेकिन सर इंटरसेक्शन पॉइंट तो फिर भी लगेगा, तो कर लेते हैं सर, थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं बेटा। अब मैं इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 7 है, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो माइनस करने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो y से y कट जाएगा, और इस बार 3x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और x की वैल्यू 2 आती है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3, है ना। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया सर, यहाँ ध्यान देंगे कि सर ये वाली इक्वेशन हमारे पास L3 है, ये वाली इक्वेशन L2 है, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, इधर देखें दोस्त, x वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट आ गया, 2,3 ये पॉइंट आ गया दोस्त, है ना। लास्ट सर ये दोनों इक्वेशन को मुझे थोड़ा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा। मान लीजिए मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये 2x प्लस 4y माई बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 2x प्लस वाई बराबर 7 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3y बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 7 यानी -3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाती है -1, और y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास कितनी, ये आ जाती है 4।
कितने आ जाते हैं 4, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया सर, ये हो गया अपने पास 4 -1। देखो बेटा यहाँ पर ना कुछ एरिया हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है और कुछ एरिया माइनस में नेगेटिव में जा रहा है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा इस क्वेश्चन को ऐसे करने से। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग इसे कैसे करें, आप सोचिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करना चाहें। मैं कहता हूं कि बेटा आप लोग ना इसको अप्रोच करो वाई एक्सिस के हिसाब से, तो देखो ये क्वेश्चन हलवा हो जाएगा और सेम उसी तरीके का सवाल बन जाएगा कि सर अगर मैंने इसे वाई एक्सिस से अप्रोच किया तो ये ऐसे ऐसे ऐसा कुछ बनाएगा, जिसमें ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा सर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा वाई एक्सिस पे 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा वाई एक्सिस पे 1, ये वाला पॉइंट तो है ही सर 1 हमारे पास, है ना सर। इसमें मुझे ये वाला एरिया मांगता है, कौन सा, ये वाला एरिया अगर मुझे मांगता है तो मैं कहूंगा कि सर पहले तो अगर मैं इस वाली लाइन को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये दे देगा मेरे को पूरे ट्रपीजियम का एरिया। कौन से का एरिया सर, पूरे ट्रपीजियम का एरिया दे देगा, यानी यहां से लेके यहां तक का एरिया ये मुझे दे देगा, इस पूरे ट्रपीजियम का एरिया दे देगा। हाँ सर दे देगा। लेकिन अगर मैं इसमें ये वाले दोनों एरियाज को माइनस कर दूं, ये दोनों एरियाज को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा। अरे हाँ सर, यानी मेरे को क्या करना है, मुझे ये करना है दोस्त, कहाँ है कलर, ये रहा। मुझे एक तो ये वाला एरिया माइनस करना है, ये वाला एरिया माइनस करना है, वाई के रेस्पेक्ट में जाएंगे इस बात का ध्यान रखिएगा, और ये वाला एरिया भी माइनस करना है। तो दोनों से आप लोग बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द एरिया कैलकुलेशन। ठीक है जी, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा सर, अगर मैंने -1 से लेके 3 तक y के रेस्पेक्ट में x को इंटीग्रेट किया तो यहां से x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू है 7 - y अपॉन में 2, तो दिस इज 7 - y अपॉन में 2 हो जाएगा। माइनस इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ये वाला एरिया -1 से 1 तक फैला हुआ है, -1 से 1 तक, जिसमें y की वैल्यू क्या है सर, 2 - x अपॉन में सॉरी x की वैल्यू क्या है 2 - 2y है, तो ये हो जाएगा 2 - 2y dy हो जाएगा। और माइनस हम लोग क्या करने वाले हैं सर, यहां पर x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू y - 1 है, y - 1 dy हो जाएगा, जो कि हम लोग 1 से लेके 3 तक एक्सपेंडेड एरिया को निकाल रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ हमारे पास आ जाता है दोस्त। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मुद्दा यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ रहा है ना। ठीक है जी, चले इंटीग्रेट करें, चलो करते हैं। मैं इसे होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन फिर आप बोलोगे सर आप तो गोली दे रहे हो। चलो कर लो, कोई बात नहीं, मैं भी कर लेता हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा भी तो पेपर आ रहा है ना बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाजू में तुम्हारे पीछे बैठा रहूंगा, है जी। तो 1/2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोस्त, तो यहाँ पर 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7y, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 से लेके 3 तक इसमें मॉड्यूल लिमिट्स डालेंगे। ठीक है सर, माइनस के साइन के साथ 2 मेरा कॉमन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन y²/2 हो जाएगा, जिसमें लिमिट्स हमारी -1 से 1 डल रही होंगी, माइनस बेटा y का इंटीग्रेशन y²/2 हो जाएगा, और -y हो जाएगा, इसमें हमारी 1 से लेके 3 तक की लिमिट्स डल रही होगी। जी सर, इसमें अपर लिमिट डालते हैं दोस्त, ये हो जाएगा 1/2, अपर लिमिट हो जाएगा 7 3 जा 21, ठीक है, -3 3 जा 9/2 हो जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट। -1 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7y हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हमारे पास 1/2 हो जाएगा। दिस इज द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कैलकुलेशंस। -2 टाइम्स बेटा अपर लिमिट डालेंगे तो 1 डालेंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा, -1 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1/2 हो जाएगा, ये हो गया। लास्ट माइनस के साथ अपर लिमिट डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस के 3 हो जाएगा, और 1 डालेंगे तो -1/2 + 1 हो जाएगा, ऐसा करके ये वैल्यू आ जाएगा। ओके जी, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 7y क्यों लिखा है भाई, यहाँ 7y नहीं लिखना था ना सर, यहाँ क्या लिखना था, लेट अस कैलकुलेट अगेन। मैंने -1 डाला तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, ओहो, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है सर, 21 और 7 मिलाकर हो गया 28, और ये माइनस के 8/2 यानी 4, 28 में से 4 गए तो 24, 24 का आधा हो जाएगा बेटा 12। ठीक है सर, 1/2 1/2 कट गया, 1 + 1 2, 2 2 जा -4 -4 आ जाएगा। ठीक है,
9/2 माइनस 1/2 8/2 यानी 4, 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 1 2 यानी माइनस के 2 आ जाएगा, यानी 12 में से 6 गए तो सर मेरा आंसर 6 आ जाएगा। नाउ दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर होगा। अब आप इसे चाहें तो नॉर्मल ट्रेपीजियम का एरिया और ट्राइंगल का एरिया लगाकर भी निकाल सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत आसान सा है। मैं इसे क्रॉस चेक अगर आप लोगों को करके बताऊं तो देखिए हम लोग कर सकते हैं, एक बार के लिए क्रॉस चेक करें। चलिए देखिए बेटा, ये लेंथ कितना है सर, ये लेंथ है हमारे पास 3 का, नहीं 3 का नहीं है सर, 2 का है। ये लेंथ कितने का है सर, ये 2 का है, तो इसका एरिया कितने का हो जाएगा, 4 का। देखो बेटा 4 का एरिया आ गया। ओहो ठीक है सर, है ना, ठीक है। और इसका एरिया कितने का है सर, इसका एरिया अगर मैं निकालूं, लेंथ निकालूं, तो ये हमारे पास 4 का है। ये कितने का है सर, ये 2 का है, तो 4 दूनी 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा सर, ये भी 4 का ही आ रहा है। नहीं कुछ गलत हुआ क्या, ये कितने का है, ये 2 का है, ये 2 का है, 2 दूनी 4, अच्छा सॉरी, ये कितने का है सर, ये 2 का है। ये कितने का है सर, 2 का है, 2 दूनी 4 का आधा 2 हो जाएगा, ये देखिए ये रहा 2, ठीक है सर 2 ये रहा। और फिर इसके बाद ये हमारे पास कितने का आ रहा है सर, ये हमारे पास 4 का आ रहा है, ये हमारे पास 2 का आ रहा है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 का आधा 4 हो जाएगा, तो ये देखो 4। अच्छा ट्रेपीजियम का एरिया निकालिए बेटा, ट्रेपीजियम का एरिया होता है द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये 2 का है। ये कितने का है सर, ये 4 का है, तो ये हो गया 6। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है सर, 4 का है, तो 6 चौक 24, 24 का आधा 12, तो ये एरिया कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। तो यहां से भी हम लोगों ने 12 निकाल लिया, यानी हमारा एरिया एग्जैक्टली सेम आया है। अगर आप इसे ऑप्शन बेसिस पे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से निकालिएगा, और अगर आपको सीबीएसई बोर्ड में आंसर देना है या फिर किसी भी बोर्ड में आप लोगों को रिटन सॉल्यूशन देना है तो इतना आपको करना पड़ेगा बाबा, इसके बिना काम नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड इसी के साथ लेकर चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। तो बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने लिया है यहाँ पर। चलिए मॉड्यूलस फंक्शन का एंट्री होती है यहाँ पर, y बराबर 1 प्लस मॉड्यूलस x प्लस 1 है। देखो बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ y माइनस 1 बराबर मॉड्यूलस x प्लस 1 है। तो आप कहेंगे सर शिफ्टिंग हो रही है, कहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है सर, शिफ्टिंग हो रही है x की वैल्यू में से -1 माइनस हो रहा है, y में से 1 माइनस हो रहा है, तो -1 1 पर ये देखो शिफ्टिंग हो गया। ये देखो ओए होए 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 सर, एग्जैक्ट आपने सही बोला कि ये पॉइंट कौन सा है, -1, 1 है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई और y बराबर मॉड्यूलस x का ग्राफ बन गया, बन गया सर, ठीक है। तो इधर वाली जो लाइन होगी बेटा, इधर वाली लाइन क्या कहलाएगी, y प्लस 1 बराबर x प्लस 1 कहलाएगी, जबकि इधर वाली लाइन क्या कहलाएगी, y प्लस 1 बराबर माइनस के x प्लस 1 ऐसे कहलाएगी, ऐसा कुछ कहलाएगी। मैंने +1 क्यों लिखा यार, यहां आना था -1, कितना आना था, यहां आना था -1, यहां आना था -1, है ना। तो इसको जब आप रीराइट करोगे दोस्त, इसको जब आप रीराइट करोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। इसको जब आप रीराइट करोगे तो y बराबर हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा। ये बन गया हमारे दोनों सॉल्यूशंस ठीक है ओके सर। x बराबर -3 दिया हुआ है, y बराबर 0 दिया गया है, और कुछ दिया था क्या बेटा, एक और लाइन होनी चाहिए थी, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। x बराबर -3 दिया है और x बराबर बेटा 3 दिया होगा, क्या दिया होगा इसमें, मैं लिख देता हूं, मेरे ख्याल से मिसिंग हो गया है। एंड इसमें x बराबर 3 भी आप लोगों को दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सर ये वाली लाइन x बराबर -3 है, ये वाली लाइन x बराबर 3 है, y बराबर 0 बेटा x एक्सिस को कहते हैं, यानी मेरा जो बाउंडेड रीजन आ रहा है वो ये और ये मिलाकर आ रहा है, दिस इज द बाउंडेड रीजन। हम ये कहते हैं कि सर अगर मैं ये वाले पॉइंट को समझ गया हूं, ये पॉइंट कौन सा होगा सर, ऑब्वियस ही बात है, ये तो हम निकाल चुके हैं, दिस पॉइंट इज नथिंग बट दिस पॉइंट इज -1, है ना, दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज -3, दिस पॉइंट इज 3। सर ऐसा है कि -3 से अगर मैं -1 तक बात करूं तो उस वक्त ये वाला कर्व इंटीग्रेट हो रहा है, इसके एरिया आ रहा है, और अगर मैं -1 से लेके 3 तक की बात करूं तो उस वक्त मेरा कर्व कौन सा होगा सर, ये वाला कर्व इंटीग्रेट हो रहा होगा, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि सर अगर मैं इसको एरिया 1 मान लूं, इतने एरिया को यहां से लेके यहां तक के बीच में, और इसको एरिया 2 मान लूं, तो मेरा टोटल एरिया 1 प्लस एरिया 2 हो जाएगा। जी सर, तो निकालते हैं भाई, रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया हो गया कैसे
सर ये हो जाएगा हमारे पास a1 प्लस a2 हो जाएगा। a1 जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा -3 से -1, ठीक है। और उस वक्त y बराबर -x यानी -x इंटीग्रेट हो रहा होगा और फिर -1 से लेके 3 तक चल रहे हैं, जिस वक्त हमारा y बराबर x+2 यानी x+2 को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x² हो जाएगा, जिसमें लिमिट्स हमारी क्या डल रही हैं, -3 से लेके -1 प्लस x-1 का हो जाएगा x² -x हो जाएगा, जिसमें लिमिट हमारी -1 से लेके 3 चल रही है। ओके जी, बढ़िया जी, मजा आया जी, हैं जी। वैल्यू डालें, वैल्यू डालो सर। -1 डालोगे तो ये -1/2 हो जाएगा। हाँ सर, -3 डालोगे तो माइनस प्लस 9/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहले वाले का अपर लिमिट और लोअर लिमिट। प्लस यहाँ डालते हैं अपर लिमिट, तो बेटा ये हो जाएगा 9/2 -3 हो जाएगा। लोअर लिमिट डालेंगे तो 1/2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना बेटा। ये 9/2 -1/2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8/2 दैट इज 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 -3 दैट इज 6/2 और ये हो जाएगा 9 - 3 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 1 + 1/2 ये कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, माइनस के साइन के साथ 1/2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, ये ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली एक बार और क्रॉस चेक करें क्या, ये -x कहाँ से आया भाई, ये तो गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया, इसको ठीक करते हैं। दिस इज x² बाई 2 + 2x आ जाएगा, ये आएगा सर, है ना। तो ये डाला तो 9/2 + 2 3 जा 6 आ जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -2 आ जाएगा, दिस इज द लोअर लिमिट। तो ये 9/2 9 6 दूनी 12 12 9 21/2 यानी प्लस के 21/2 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस के 3/2 माइनस प्लस 3/2 आ जाएगा। तो 21 और 3 हो गए 24 का आधा बेटा 12 यानी 4 + 12 कर देंगे तो टोटल एरिया मेरा 16 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, है ना। आप इसे नॉर्मल ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाकर भी यूज कर सकते हैं, वही कंडीशन कि अगर आप लोगों को ऑप्शन बेसिस पे आंसर करना है तो आप वैसे करना प्रेफर करें, लेकिन अगर रिटन सॉल्यूशन है तो ऐसे करना पड़ेगा, आप लोगों के पास और कोई चॉइस है नहीं। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाते हैं हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस। मैंने एटलीस्ट पूरे चैप्टर को ओवरव्यू करते हुए जितने पॉसिबल तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर एनसीईआरटी हो या फिर हमारे आर डी शर्मा जैसे सवालों को हो, इन सब से मिक्सचर मैंने एक बहुत बढ़िया एक सेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी मेहनत मैंने आज के सेशन में आप लोगों के लिए की है, आप उतनी ही मेहनत इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में करेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस शीट लगाएंगे, तो ये मुश्किल नहीं रहेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। और यकीन मानिए बेटा, या तो 4 मार्कर या तो 6 मार्कर की जगह आप लोगों की जरूर पक्की हो जाती है इन तरह के क्वेश्चंस को करने के बाद। हाँ थोड़े कैलकुलेटिव हैं, हाँ थोड़े से मुश्किल हैं, हाँ थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन वो मजा ही क्या बेटा जो लहरों से लड़ने के बाद आता है ना। अगर आप वो मजा नहीं उठाना जानते हैं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये वो लहर है बेटा, वो ऊंची ऊंची लहर है जिनको देखकर आपको डर लग सकता है, लेकिन इन्हीं में अगर तैरना सीख जाओगे तो आप लोगों को एक अलग ही लेवल का मजा आना शुरू हो जाएगा दोस्त। तो दैट वाज ऑल गाइस, दैट वाज ऑल। यहाँ होता है हमारा सेशन खत्म और इसी के साथ हम लोग चलते हैं थैंक यू स्लाइड के ऊपर। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, इसी तरीके से पढ़ेंगे अब हम लोग अगले सेशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहां पर हम लोग फिर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स को संगम कराएंगे और एक नए तरीके के कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।